द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम, अध्याय 101। जैसे जैसे शाम ढलती गई, लिन फैंग को एहसास हुआ कि अब समय हो गया है और उसे जाकर देखना चाहिए। शायद ये शाओतुन की हालत अब बेहतर होनी चाहिए। लिन फैंग क्रॉच किकिंग फुट की निर्दयता को समझ गया था। चाहे वह कितना भी कुशल गुरु क्यों ना हो, जब तक वह एक पुरुष है, उसे निश्चित रूप से बहुत दर्द होगा। हालांकि वह इस दर्द को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, लेकिन उसने इसे समझ लिया था। नामहीन शिखर से नीचे उतरते हुए लिन फैंग संप्रदाय के भीतर अकेला चल रहा था। रास्ते में लिन फैंग को देखकर कुछ बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को अपनी क्रॉच में कंपन महसूस हुआ, खतरे का हल्का सा आभास हुआ। हालांकि लिन फैंग की मासूम मुस्कान ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि अगर वे बस अपना सिर नीचे करके उसके पास से भाग जाएं, तो यह अशिष्टता लगेगी और खतरे का स्तर और भी बढ़ सकता है। अगर दूसरे पक्ष को लगा कि वह अहंकार कर रहा है और उसे लात मार दी, तो यह सचमुच असहनीय होगा। जूनियर मार्शल अंकल लिन, नमस्ते। वहां से गुजर रहे बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया। हाँ, लिन फैंग ने इन शिष्यों की अपने प्रति श्रद्धा को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। लिन फैंग के लिए संत संप्रदाय के शिष्यों की मान्यता प्राप्त करना किसी भी चीज से बढ़कर था। उनका मानना था कि उनके दिलों में उनकी छवि बहुत ऊंची होगी। जैसे ही वह शिष्य लिन फैंग के पास से गुजरा, उसने तुरंत अपनी गति तेज कर दी, काश वह बस दौड़ सकता। काफी दूर तेजी से चलने के बाद बाहरी संप्रदाय का शिष्य रुक गया और अपनी छाती थपथपाते हुए बोला, बहुत खतरनाक, ये सचमुच बहुत खतरनाक था। जिसने भी आज वह दृश्य देखा था, उसके दिल में पहले ही डर का बीज बो दिया था। ये बहुत भयानक था। उस रात का दृश्य सब कुछ पार कर गया था। वरिष्ठ भाई के हाव भाव ने बखूबी बयां कर दिया कि उस समय उन्हें कितना दर्द, कितना अंधे जैसा दर्द हो रहा था। इस समय लिन फैंग ने आश्चर्य से अपनी जांघ पर थपथपाते हुए कहा, यह तो एक बड़ी भूल थी। उसे ये शाओतुन से मिलने जाना था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वह कहाँ रहता है। फिर वह कैसे जा सकता था? लिन फैंग ने इधर उधर देखा और एक शिष्य को आगे देखा, जो तुरंत उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। भतीजा शिष्य, जरा रुको। बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने पीछे से किसी को पुकारते सुना, खासकर भतीजा शिष्य का संबोधन, जिससे उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। क्या ये कोई एल्डर हो सकता है? हालांकि जब उसने उस व्यक्ति की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, तो उसके हाव भाव तुरंत बदल गए और उसका दिमाग तुरंत काम करने लगा, भागने का रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन अंत में उसे एहसास हुआ कि कोई रास्ता नहीं है। उसके नीचे झुके हुए हाथों ने धीरे से उसकी जांघों को ढक लिया और उसके थोड़े से खुले पैर अचानक बंद हो गए, एक भी जगह नहीं बची। जूनियर मार्शल अंकल लिन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपको कुछ चाहिए? बाहरी संप्रदाय का शिष्य थोड़ा हकलाया। अगर पहले होता, तो यह बाहरी संप्रदाय का शिष्य लिन फैंग को देखकर बिल्कुल नहीं डरता। लेकिन अब बात अलग थी। आज वह दृश्य देखने के बाद उन्हें समझ आ गया। ये जूनियर मार्शल अंकल लिन निर्दयी था। उसे उकसाया नहीं जाना चाहिए था। ये शाओतियान जैसे दुर्जय व्यक्ति को भी इतना दुखी कर दिया गया था, उनकी तो बात ही छोड़िए। लिन फैंग ने बेहद घबराए हुए बाहरी संप्रदाय के शिष्य को देखा, फिर उसके कंधे पर थपथपाया, घबराओ मत। क्या तुम्हारा जूनियर मार्शल अंकल लोगों को खा जाएगा या कुछ और? नहीं, जूनियर मार्शल अंकल मजाक कर रहे हैं। मैं तुम्हें देखकर बहुत उत्साहित हूँ। बाहरी संप्रदाय के शिष्य की चापलूसी गूंज रही थी, जिससे लिन फैंग बहुत खुश हुआ। ठीक है, ठीक है। ये जूनियर मार्शल अंकल जानता है कि तुम्हारे दिलों में मेरी छवि काफ़ी ऊंची है, लेकिन तुम्हें ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। ये जूनियर मार्शल अंकल बहुत सहज है। क्या तुम जानते हो कि ये शाओतियान कहाँ रहता है? लिन फैंग हल्के से मुस्कुराया। वह इतनी स्पष्ट बात खुलकर नहीं कहना चाहता था। मुझे पता है, मुझे पता है। बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने तुरंत आगे इशारा करते हुए पता बताया। वह बस अब जल्दी से वहां से निकल जाना चाहता था। लिन फैंग के बगल में खड़े होने से भी उसे एक सिहरन सी हो रही थी। ये बहुत पेचीदा है। भतीजा शिष्य मेरे साथ क्यों आए? इस जूनियर मार्शल अंकल को भी कुछ पूछना है। लिन फैंग का दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे उन सारे बाएं दाएं घुमावों को कैसे याद रखना चाहिए था। बेहतर था कि उसे ही रास्ता दिखाने दिया जाए, जिससे परेशानी से बचा जा सके। इस समय बाहरी संप्रदाय का शिष्य थोड़ा हक्का बक्का रह गया। उसे मन ही मन रोने का मन हुआ, मन ही मन खुद को दोषी ठहराते हुए। वह बाहर क्यों आया? क्या अभी अंदर ही रहना ज्यादा बेहतर नहीं था? आखिरकार बाहरी संप्रदाय का शिष्य आंखों में आंसू लिए चुपचाप रास्ता दिखा सका। लिन फैंग इस समय भी सोच रहा था कि जब वे मिलेंगे तो उसे क्या कहना चाहिए। आखिरकार इतना बड़ा आघात सहकर वह मानसिक रूप से कितना थक गया होगा। जूनियर मार्शल अंकल, आगे सीनियर भाई का घर है। बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने सामने वाले घर की ओर इशारा करते हुए कहा। जूनियर मार्शल अंकल, अगर और कुछ नहीं है तो ये भतीजा शिष्य पहले विदा लेगा। हाँ, जाओ। लिन फैंग ने हाथ हिलाया। ये सुनकर बाहरी संप्रदाय का शिष्य बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मुड़ा और तेजी से चला गया।
अब उसे जाकर सबको बताना था कि जूनियर मार्शल अंकल लिन ये शाओतियान को ढूंढने गए हैं। लिन फैंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने अपने कपड़े ठीक किए और अपने सबसे अच्छे रूप में भतीजे शिष्य ये से मिलने और अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करने की तैयारी कर रहा था। लिन फैंग ने एक जूनियर की चिंता में भतीजे शिष्य ये को एक सरप्राइज देने की योजना बनाई ताकि वह अकेले में भतीजे शिष्य ये का सबसे सच्चा रूप देख सके। उसकी चाल ढाल सक्रिय हो गई। वह बिना किसी आहट के आंगन में दाखिल हुआ। जैसे जैसे वह करीब आता गया, लिन फैंग का दिल थोड़ा उत्तेजित होता गया। लिन फैंग की नज़र में ये शाओतन एक जीनियस था, बस उसका स्वभाव थोड़ा अस्थिर था। हालांकि उसे बचाया जा सकता था क्योंकि वह अभी भी युवा था। ठीक इसी समय कमरे के अंदर से कराहने की आवाज़ें आईं। ये आवाज़ें सुनकर लिन फैंग चौंक गया। क्या हो सकता है कि भतीजे शिष्य ये को कोई समस्या हो? कमरे के अंदर ये शाओतन इस समय बिना कपड़ों के था। उसका कम मांसल लेकिन सुडौल शरीर साफ दिखाई दे रहा था। ये शाओतन के सामने कोई और नहीं बल्कि रुओ मेंग्यू थी, जो वर्तमान में बाहरी संप्रदाय की नंबर 1 जीनियस है। इस समय ये शाओतन की तरह रुओ मेंग्यू भी बिना कपड़ों के थी। उसका सुडौल शरीर हवा में खुला था। भाई मैं तैयार हूँ, रुओ मेंग्यू ने धीरे से कहा। ये शाओतन ने रुओ मेंग्यू के सुडौल शरीर को लालच भरी नज़रों से देखा। दरवाजे के बाहर लिन फैंग पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसे अंदर की स्थिति का पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा था। इस दुनिया में आने के बाद से उसने पहली बार ऐसा विस्फोटक दृश्य देखा था। साथ ही लिन फैंग ने ये शाओतन की अविश्वसनीय रूप से मजबूत रिकवरी क्षमता की उम्मीद नहीं की थी। उसे दोपहर में ही एक झटका लगा था, फिर भी अब वह पूरी तरह से ठीक था, जो अविश्वसनीय था। लिन फैंग का अंदर के R-रेटेड दृश्य को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, न ही उसे कुछ भी अनुचित लगा, क्योंकि लिन फैंग के विचार में एक वरिष्ठ होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से अपने जूनियर की नाइट लाइफ का ध्यान रखना था। अगर किसी की नाइट लाइफ सामंजस्यपूर्ण नहीं है तो इससे इंसान का तनाव ठीक से नहीं निकल पाता, जो अंततः जमा होकर उसके स्वभाव को चिड़चिड़ा बना देता है और ज़्यादा गंभीर मामलों में चिंता का कारण भी बन सकता है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। इस बूढ़े आदमी की गाड़ी धकेलने वाली तकनीक में मेरे हुनर का कम से कम 5/10वां हिस्सा है। अंदर ये शाओतन की तकनीक को देखकर लिन फैंग ने बड़ी संतुष्टि से सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी तारीफ की। हालांकि लिन फैंग को थोड़ी नाराज़गी इस बात से हुई कि ये शाओतन अभी भी बहुत नया था। उसने बिना किसी फोरप्ले के सीधे इस पर काम शुरू कर दिया, जो लिन फैंग के लिए बहुत अफसोस की बात थी, जिसने अनगिनत फिल्में देखी थीं। नहीं, तभी लिन फैंग के हाव भाव बदल गए। अंदर के दृश्य में कोई समस्या थी। यह 1 2 3 एन। अंदर ये शाओतन ने एक उत्तेजित घुराघुराहट की। ये शाओतन असल में 3 सेकंड का भेड़िया था। यह जूनियर सिस्टर रुओ, क्या आप सहज हैं? ये शाओतन ने बहुत संतुष्ट होकर कहा। हाँ भाई, ये बहुत अद्भुत है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुओ मेंग्यू ये शाओतन की छाती से चिपक गई। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी नाराज आंखों ने उसके असली विचार प्रकट कर दिए। काफ़ी नहीं, मैंने अभी शुरुआत भी नहीं की है। लिन फैंग ने अंदर की स्थिति को देखा और हल्की सी आह भरी। संवेदना व्यक्त करने का उसका मूल इरादा पूरी तरह से गायब हो गया। उसका दिल पछतावे से भर गया। उसने सोचा भी नहीं था कि भतीजे शिष्य ये को इतनी छिपी हुई बीमारी होगी। अब जब इस जूनियर मार्शल अंकल ने ये देख लिया था तो स्वाभाविक रूप से वह चुपचाप खड़ा होकर कुछ नहीं कर सकता था। लिन फैंग पहले से ही जानता था कि उसे ये शाओतन को क्या उपहार देना चाहिए। अगले दिन बाहरी संप्रदाय में पहले से ही हड़कंप मचा हुआ था। ये शाओतन ने बाहरी संप्रदाय के 10 महान प्रतिभाशाली लोगों में से एक फैंग बुजुए को कुचलते हुए एक शक्तिशाली वापसी की थी, लेकिन उसी क्षण संप्रदाय गुरु द्वारा संत दानव संप्रदाय की स्थापना की अनुमति प्राप्त मूर्ख ने उसे बलपूर्वक कुचल दिया। इस खबर ने सभी को अचंभित और अविश्वास में डाल दिया। एक के बाद एक ये शाओतन की शक्तिशाली वापसी उन्हें पहले से ही अविश्वसनीय लग रही थी। संत दानव संप्रदाय के उस मूर्ख में वास्तव में इतनी शक्ति थी जो सभी के लिए कुछ हद तक आश्चर्यजनक थी। पिछले कुछ दिनों में ये शाओतन के मामले के कारण लिन फैंग के मन में एक विचार आया। कई दिनों की गुप्त जांच के आधार पर संत संप्रदाय में ऐसे कई शिष्य थे जिनके साथी थे, और लिन फैंग के अनुसार उनकी रात्रिकालीन जिंदगी इतनी उत्तम नहीं थी। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, वे पसीने से तरबतर होकर किसी पुरुष की शक्ति का पूरा प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। संत दानव संप्रदाय इस समय धीमी गति से विकास कर रहा था और उसे बड़ी संख्या में नए रक्त को आकर्षित करने की आवश्यकता थी। साधारण औषधीय गोलियां शायद उन शिष्यों को आकर्षित न कर पाएं, लेकिन अगर वह उनकी छिपी हुई बीमारियों को अस्थायी रूप से ठीक कर सके तो शिष्यों के एक वफादार समूह को आकर्षित करने की संभावना थी। फैंग बुजुए हाल ही में ज़्यादा उत्साहित नहीं थे और कई दिनों से यहाँ रह रहे थे। शुरुआत में फैंग बुजुए ने सोचा था कि हालांकि रहने की जगह बहुत अच्छी नहीं थी, कम से कम वह आरामदायक और चिंतामुक्त तो थी।
लेकिन किसने सोचा होगा कि लकड़ी का घर बनने के बाद उसे भी निराई गुड़ाई करने वाली टीम में शामिल होना पड़ेगा। ये सुनकर फैंग बुजुए की आंखों में आंसू आ गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। झांग एर्गो अपने हाल के आरामदायक जीवन से बहुत संतुष्ट थे। हालांकि रहने की जगह बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ झांग एर्गो को पहली बार लगा कि दूसरे लोग उनकी चापलूसी कर रहे हैं, खासकर इसलिए कि जो लोग उस पर फिदा थे वे सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे, जिससे झांग एर्गो अपनी बात शब्दों में बयां करने में और भी असमर्थ हो गया। जब झांग एर्गो को पता चला कि इन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को भांग पीने का इनाम सुयुआन गोली है, तो झांग एर्गो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। हालांकि उसने कभी सुयुआन गोली नहीं खाई थी, उसने इस औषधीय गोली के बारे में सुना था। यह एक दिव्य गोली थी जो साधना के लिए बहुत उपयोगी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि संप्रदाय गुरु सुयुआन गोलियों को इनाम के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जिससे झांग एर्गो लगभग अंधा हो गया। इसी समय लिन फैन घर से बाहर आया। पिछले कुछ दिनों से लिन फैन एक औषधीय गोली के नुस्खे पर विचार कर रहा था। इस तरह की औषधीय गोली संत संप्रदाय में कभी नहीं दिखाई दी थी। वास्तव में औषधीय गोलियों की ऐसी कोई श्रेणी थी ही नहीं। संप्रदाय गुरु, आप आखिरकार बाहर आ गए। इस समय झांग एर्गो ने लिन फैन की आकृति देखी और तुरंत आगे की ओर दौड़ पड़ा। जैसी कि उम्मीद थी, कुछ दिनों बाद सारी झाड़ियां हटा दी गई थीं। चारों ओर देखने पर यह एक सुंदर दृश्य था। हालांकि झांग एर्गो पहले से कहीं अधिक निखरा हुआ था, फिर भी झांग एर्गो को पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बातचीत के बाद झांग एर्गो को पता चला कि संप्रदाय गुरु एक उल्लेखनीय संप्रदाय गुरु थे। शायद अगर वह संप्रदाय गुरु का अनुसरण करते तो भविष्य में वे भी प्रमुखता प्राप्त कर सकते थे। लिन फैंग गहरी सोच में डूबा हुआ था। इस समय झांग एर्गो की आवाज़ सुनकर वह थोड़ा चौंका, फिर आसपास के माहौल को देखा और उसके दिल में तुरंत एक मुस्कान आ गई। उसने बड़ी संतुष्टि से सिर हिलाया। ये परेशान करने वाले झाड़ियां आखिरकार साफ हो गईं। अगर उसने औषधीय गोलियों वाले इन बाहरी संप्रदाय शिष्यों को काम पर नहीं रखा होता तो केवल अपनी ताकत पर निर्भर रहना शायद काफ़ी मुश्किल होता। संप्रदाय गुरु फैंग बुजुए आगे बढ़ा और उसका अभिवादन किया। हम फैंग बुजुए की बात करें तो लिन फैंग का असली इरादा उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना था, लेकिन लिन फैंग को उसका व्यक्तित्व पसंद नहीं आया। वह बहुत गंभीर था, बहुत मर्दाना। लिन फैंग की राय में भविष्य में उसे शायद नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि अभी कोई जल्दी नहीं थी। संप्रदाय में फिलहाल कोई खतरा नहीं था। प्रशिक्षण की बात करें तो हाल ही में हुए कुछ मामलों के सुलझने के बाद वह उसे ठीक से प्रशिक्षित करेगा। एर्गो, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने इस संप्रदाय को निराश नहीं किया। सुयुआन गोलियों का ये थैला तुम्हारा इनाम है। अब तुम वापस जा सकते हो। लिन फैन ने झांग एर्गो की ओर सुयुआन गोलियों का एक छोटा थैला फेंका। झांग एर्गो की बात करें तो लिन फैन ने स्वाभाविक रूप से उसे संप्रदाय में शामिल करने के बारे में नहीं सोचा था। ऐसा नहीं था कि लिन फैन लोगों को पूर्वाग्रह से देखता था, बल्कि झांग एर्गो सचमुच अच्छा नहीं दिखता था। वहां चुपचाप खड़े रहने पर भी उसके पूरे शरीर से मैं खलनायक हूं, मैं बुरा आदमी हूं का आभास निकल रहा था। खासकर वह उल्टा त्रिकोणीय चेहरा, जिससे लिन फैन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इसी समय झांग एर्गो ने संप्रदाय गुरु द्वारा फेंकी गई औषधीय गोलियां लीं और वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वापस जाओ, उपयोगिता शिष्य क्षेत्र में वापस जाओ। नहीं, मत जाओ। इस समय झांग एर्गो हतप्रभ था। उसके मूल विचार में उसे संप्रदाय गुरु के अधीन एक शिष्य होना चाहिए था, लेकिन अब उसे जाने के लिए क्यों कहा जा रहा था? अगर वह वापस चला जाता तो क्या यह एक गतिरोध नहीं होता? नहीं, इस समय झांग एर्गो की सच्ची भावनाएं तुरंत बाहर आ गईं। एक त्यागी हुई, नाराज औरत की तरह वह शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस क्रूर व्यक्ति को थामने की कोशिश की जिसने उसे त्याग दिया था। संप्रदाय गुरु, उस दिन जब मैंने आपको पहली बार देखा था, तब से मैं आपकी महानता से गहराई से प्रभावित हो गया था। उस दिन मुझे झांग एर्गो को भी अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। जब मैं यहाँ आया तो इतने कठोर वातावरण का सामना करते हुए मैं झांग एर्गो जरा भी नहीं हिला, क्योंकि मुझे विश्वास है कि संप्रदाय गुरु इस स्थान को दुनिया के सबसे महान संप्रदाय के रूप में स्थापित करने में अवश्य सफल होंगे। संप्रदाय गुरु, मैं लंबे समय से खुद को संत दानव संप्रदाय का शिष्य मानता आया हूँ। अब जब आप मुझे जाने देना चाहते हैं तो मैं एगो स्वाभाविक रूप से अवज्ञा नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं जिनकी मैं एगो अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रशंसा करता हूँ। लेकिन अपने दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने के लिए मैं अपनी मृत्यु का उपयोग संप्रदाय के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए करूंगा। झांग एर्गो रोया, उसकी आंखें नम और नाक बह रही थीं। हर शब्द बहुत मार्मिक था, यहाँ तक कि फैंग बुजुए ने भी आश्चर्य से झांग एर्गो को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि झांग एर्गो के मन में इस जगह के लिए इतनी गहरी भावनाएं होंगी। लिन फैन ने इस समय झांग एर्गो के हाव भाव देखे और वह भी तुरंत थोड़ा हैरान हो गया। ये बहुत बेशर्मी है ना?
लेकिन ये बेशर्मी लिन फैन को बहुत पसंद थी। लिन फैन के लिए हर शब्द उसके दिल की गहराइयों से निकला था, बिना किसी झूठ के, सच्चा और ईमानदार, हर शब्द सटीक। लिन फैन को यकीन था कि झांग एगो उसकी चकाचौंध भरी प्रतिभा से मोहित हो गया है। तभी झांग एगो को बिना कुछ कहे उठते हुए और पास के एक पत्थर की ओर दौड़ते हुए मरकर अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करने की तैयारी करते हुए देखा। लिन फैन ने हल्की सी आह भरी। हालांकि झांग एगो अच्छा नहीं लग रहा था और उसका व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा था, फिर भी ऐसा ही हो। ठीक है, वापस आ जाओ, लिन फैन ने कहा। इसी समय झांग एगो, जो मरकर अपना संकल्प सिद्ध करने ही वाला था, ने संप्रदाय गुरु की बात सुनी, तुरंत ब्रेक लगाए, तुरंत वापस लौटा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। शिष्य झांग एगो संप्रदाय गुरु का अभिवादन करते हैं। झांग एगो की इन हरकतों से लिन फैन स्तब्ध रह गया। फिर उसने झांग एगो के कंधे पर थपथपाया। आप बहुत प्रभावशाली हैं। लिन फैन अब इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। ये झांग एगो बहुत ही नीच था, बिल्कुल नीच। हालांकि उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं थी, अगर उसे उसकी सच्ची शिक्षाएं मिल जाती तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां अथाह होती। ठीक है, मैं पहाड़ से नीचे घूमने जाना चाहता हूँ। तुम दोनों जो चाहो कर सकते हो। अब तुम दोनों ही इस संप्रदाय के सिर्फ 2 शिष्य हो। तुम आपस में चर्चा कर सकते हो कि वरिष्ठ भाई कौन होगा। लिन फैन ने ज्यादा उलझाव न रखते हुए हाथ हिलाया। कुछ छोटी मोटी बातें वे खुद ही सुलझा लें। वरिष्ठ भाई कौन बनेगा, इसकी लिन फैन को जरा भी परवाह नहीं थी। आखिरकार वह संप्रदाय का गुरु था, सबसे बड़ा बॉस। नामहीन शिखर से नीचे उतरने के बाद लिन फैन संत संप्रदाय में इधर उधर भटकता रहा। उसे औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक औषधीय पदार्थों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे शोधन प्रक्रिया का सामान्य ज्ञान था। ये शाओतुन और अन्य लोगों की गुप्त बीमारियों के लिए संभवतः गुर्दे की टॉनिक और कामोत्तेजक औषधियों की आवश्यकता थी, लेकिन लिन फैन ने इन पर कोई शोध नहीं किया था और न ही उसे पता था कि कौन सी औषधीय सामग्री का उपयोग करना है। लिन फैन अब बाहरी संप्रदाय में एक मामूली हस्ती बन गया था। जब बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने लिन फैन को देखा तो जो छिप सकते थे वे छिप गए और जो नहीं छिप सकते थे वे सम्मानपूर्वक उसे कनिष्ठ मार्शल अंकल कहकर पुकारते थे। वे सभी विभिन्न अनौपचारिक माध्यमों से ये शाओतुन के पूरी तरह कुचले जाने के बारे में जान चुके थे और हर बार सुनाने के साथ कहानी और भी बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती रही। अफवाह थी कि नामहीन शिखर के जूनियर मार्शल अंकल लिन निर्दयी थे, निचले शरीर पर हमला करने में माहिर थे और ये शाओतियान ने अपने अहंकार के कारण उनके अंडे चूर चूर कर दिए थे। ये कहानियां धीरे धीरे मिथकीय और अतिरंजित होती गईं, फिर भी कुछ बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने वास्तव में उन पर विश्वास कर लिया। लिन फैन फिलहाल लक्ष्यहीन था। हालांकि उसे थोड़ा बहुत अंदाजा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उपयुक्त जड़ी बूटियां कहाँ मिलेंगी। धिक्कार है, मैं इतना मूर्ख क्यों हूँ। मुझे दानडिंग शिखर पर जाना चाहिए। दानडिंग शिखर न केवल कीमिया के लिए एक पवित्र भूमि है, बल्कि जड़ी बूटियों की खेती का भी स्थान है। मैं जाकर उन्हें एक एक करके आजमा सकता हूं कि क्या कोई समान प्रभाव है, क्या ये काम नहीं करेगा। लिन फैन इतनी आसान बात के बारे में न सोच पाने के कारण अपने सुअर के दिमाग के बारे में असहाय महसूस कर रहा था। एक बार जब उसके विचार स्पष्ट हो गए तो लिन फैन तुरंत दानडिंग शिखर की ओर दौड़ पड़ा। सबसे पहले वह डैनडिंग पीक की बनावट देखता जहां जड़ी बूटियां उगाई गई थीं, और फिर रात में अपनी चाल चलता। डैनडिंग पीक पर पहुंचकर लिन फैन ने उसके फलते फूलते दृश्य को ईर्ष्या, जलन और थोड़ी सी नफरत से देखा। वह लोगों से खचाखच भरा था। बाहरी संप्रदाय और आंतरिक संप्रदाय के शिष्य डैनडिंग पीक पर भव्य तरीके से चल रहे थे। वह सोच रहा था कि नामहीन पीक कब इतना विशाल आकार प्राप्त कर पाएगा। लिन फैन ईर्ष्या से देखता रहा, फिर अचानक वहां से बाहर निकल आया, जिससे उसका मनोबल बढ़ा। यह क्या था? अगर वह कड़ी मेहनत करता तो नामहीन पीक भी डैनडिंग पीक जितना ही चहल पहल भरा हो सकता था। इस समय डैनडिंग पीक पर बाहरी संप्रदाय के शिष्य बहुत ज्यादा थे, इसलिए लिन फैन बिना ध्यान आकर्षित किए भीड़ में घुल मिल गया। धीरे धीरे लिन फैन को पता नहीं चला कि वह कहाँ है, लेकिन सुरक्षा के लिए और दूसरों द्वारा देखे जाने से बचने के लिए लिन फैन ने अदृश्यता तकनीक का इस्तेमाल किया और एक अदृश्य अवस्था में प्रवेश कर गया। लिन फैन अब जिस जगह पर था वहां आबादी कम थी। कभी कभार लोग वहां से गुजरते थे और वे सभी दानडिंग शिखर के शिष्य थे। ऐसा लग रहा था कि ये दानडिंग शिखर का उत्तरार्ध होगा। यही वह जगह थी जहां दानडिंग शिखर के शिष्य रहते थे। बाहरी शिष्यों को यहां प्रवेश की अनुमति नहीं थी। एक लकड़ी का पुल पार करके लिन फैन आगे बढ़ता रहा। छोटे आकाश क्षेत्र के नीचे के शिष्य लिन फैन की गतिविधियों का पता नहीं लगा सकते थे जब वह आगे बढ़ता था। भले ही छोटे आकाश क्षेत्र या महान आकाश क्षेत्र में उसका किसी से सामना हो, जब तक लिन फैन स्थिर रहता तब भी वह किसी की नज़रों से बच सकता था। इसी समय एक सुगंध फैली और पूरा संसार एक तेज जड़ी बूटी की खुशबू से भर गया। बस एक झोंके ने उसकी आत्मा को तरोताज़ा कर दिया। लिन फैन बहुत खुश हुआ।
ऐसा लग रहा था कि यही वह जगह है जहां दानडिंग शिखर पर जड़ी बूटियां उगाई जाती थीं। एक बड़े संप्रदाय के रूप में संत संप्रदाय की नींव दानडिंग शिखर पर पड़ी, क्योंकि संप्रदाय के शिष्यों की साधना के लिए दानडिंग शिखर से बड़ी संख्या में औषधीय गोलियां वितरित की जाती थीं। दानडिंग शिखर द्वारा उगाई गई जड़ी बूटियां सामान्य औषधीय गोलियों के लिए कच्चा माल थीं। जहां तक उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियों या स्वर्ग विरोधी दिव्य गोलियों के लिए औषधीय सामग्रियों का प्रश्न है, दानडिंग शिखर उनकी खेती नहीं कर सकता था, क्योंकि ये जड़ी बूटियां अपने बढ़ते वातावरण के लिए अत्यधिक मांग करती थीं। इस समय दानडिंग शिखर के शिष्य जड़ी बूटियों के बगीचे में मिट्टी को साफ कर रहे थे और जड़ी बूटियां उगा रहे थे। लिन फैन जानता था कि अब आगे बढ़ना असंभव है। ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें केवल रात में, जब सब कुछ शांत हो, अच्छी तरह से चुन सकता था। फिर लिन फैन चुपचाप उसी रास्ते से पीछे हट गया जिस रास्ते से वह आया था। लिन फैन ने दानडिंग शिखर के इलाके को पहले ही याद कर लिया था, इसलिए रात के अंधेरे में भी यह निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही लिन फैन दानडिंग चोटी से नीचे उतर रहा था, उसने कई शिष्यों को उत्साहित भावों के साथ आपस में बातें करते और दूसरी दिशा में जाते देखा। वरिष्ठ भाई जोंग और बाकी लोग निषिद्ध भूमि से वापस आ गए हैं। इस बार वरिष्ठ भाई जोंग और बाकी लोगों ने बाकी संप्रदायों को पूरी तरह से हरा दिया होगा। वरिष्ठ भाई जोंग और बाकी लोगों के साथ निषिद्ध भूमि से चीजें छीनने की कोशिश करना बस एक सपना है। चलो चलते हैं और देखते हैं। मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ भाई जोंग और बाकी लोग क्या अच्छी चीजें वापस लाए हैं। लिन फैन किनारे से ध्यान से सुन रहा था, थोड़ा उलझन में, समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या बात कर रहे हैं। चूंकि अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, उसने जाकर देखने का फैसला किया। जब वह पहाड़ी द्वार पर पहुंचा तो लिन फैन घनी भीड़ देखकर दंग रह गया। आखिर ये वरिष्ठ भाई जोंग कौन थे जिनके चेहरे पर इतनी आभा थी? ये तो बस एक वापसी थी, फिर भी इतने सारे लोग उनका स्वागत कर रहे थे। ये बहुत प्रभावशाली था। हालांकि आसपास के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि लोगों का एक समूह किसी निषिद्ध भूमि पर गया है, शायद वैसे ही जैसे विभिन्न संप्रदाय प्रशिक्षण के लिए निषिद्ध भूमि पर जाते हैं। तभी आकाश में एक काला बिंदु दिखाई दिया। काला बिंदु और करीब आता गया, फिर लगातार बड़ा होता गया। जब उसने काले बिंदु का असली रूप देखा तो लिन फैन का दिल अचानक धड़क उठा। वह वास्तव में आकाश में उड़ती एक विशाल नाव थी। लिन फैन ने अपनी दृष्टि केंद्रित की। विशाल नाव के नीले पतवार पर घने रून उकेरे गए थे जो बहते प्रकाश से चमक रहे थे, मानो उसे किसी विशेष विधि से हवा में तैरने के लिए बनाया गया हो। जब वह संत दानव संप्रदाय में था तो लिन फैन ने ऐसी बातों के बारे में कभी नहीं सुना था। ऐसा लग रहा था कि इस पूर्वी आत्मा महाद्वीप में अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वह नहीं जानता था। जैसे ही नीली विशाल नाव दिखाई दी, पहाड़ी द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे शिष्य उत्साह से जयकार करने लगे। संत संप्रदाय जीतेगा, विजयी होकर लौटेगा। संत संप्रदाय जीतेगा, विजय के साथ लौटो। शिष्यों के जयकारे से मानो आकाश में हलचल मच गई। इसी समय विशाल नाव संत संप्रदाय के ऊपर से उड़ी और धीरे धीरे नीचे उतरी। पर्वत द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे शिष्य विशाल नाव पर सवार लोगों को गौर से देख रहे थे, जो अपने वरिष्ठ भाइयों के भव्य रूप से लौटने का इंतजार कर रहे थे। इसी समय एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति गंभीर और उदास भाव से विशाल नाव से नीचे उतरा। वापस स्वागत है, एल्डर हान, विजय के साथ, पर्वत द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे शिष्यों ने चिल्लाकर कहा। हालांकि लिन फैन ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। एल्डर हान का चेहरा बहुत उदास था। इतने सारे शिष्यों के स्वागत को देखते हुए उन्होंने कोई खुशी नहीं दिखाई, मानो कुछ घटित हुआ हो। और तभी एल्डर हान के उतरने के कुछ ही देर बाद एक के बाद एक कई और लोग विशाल नाव से नीचे उतरे। जो पहले जयकार कर रहे थे वे सभी अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गए। क्या हो रहा था? बाद में जो शिष्य नीचे उतरे वे सभी बेहद थके हुए लग रहे थे, उनके कपड़े खून से सने हुए थे और कुछ को गंभीर चोटें भी आई थीं और उन्हें नीचे ले जाया जा रहा था। इस समय लिन फैन की नज़र विशाल नाव से उतरने वाले आखिरी शिष्य पर टिकी थी। इस शिष्य की साधना एल्डर हान के अलावा विशाल नाव पर सबसे ऊंची थी। संभवतः ये व्यक्ति वही वरिष्ठ भाई जोंग होगा। पहाड़ी द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे शिष्यों को एहसास हुआ कि चीजें वैसी नहीं थीं जैसी उन्होंने कल्पना की थी, और सभी के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। क्या ऐसा हो सकता है कि इस निषिद्ध भूमि परीक्षण में संत संप्रदाय को करारी हार का सामना करना पड़ा हो? इस समय ग्रैंड एल्डर वुया अचानक एल्डर हान के सामने प्रकट हुए। अपने सामने का दृश्य देखकर उनके शांत चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। क्या हुआ? ग्रैंड एल्डर वुया ने गहरी आवाज में पूछा। इस निषिद्ध भूमि प्रशिक्षण में हमें भारी नुकसान हुआ, 8 शिष्य मारे गए। एल्डर हान का शरीर थोड़ा कांप उठा, उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। हम संप्रदाय प्रमुख से मिलने के बाद बात करेंगे। ग्रैंड एल्डर वुया ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई, लोगों को अपने साथ लेकर शून्य लोक में गायब हो गए। नीली विशाल नाव वहीं रुकी, फिर एक चमकी, वह धीरे धीरे अंगूठे के आकार की रह गई और शून्य लोक में गायब हो गई।
लिन फैन ने पहाड़ी द्वार पर हुए दृश्य को गंभीरता से नहीं लिया, उसका उससे कोई लेना देना नहीं था, और अब जब उत्साह खत्म हो गया था तो जाने का समय हो गया था। इस बीच पहाड़ी द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे शिष्यों की हालत और भी गंभीर होती जा रही थी। कुछ लोग दुखी थे, कुछ बार बार आहें भर रहे थे और बेहद असहाय लग रहे थे। संप्रदाय में लौटने के बाद लिन फैन ने पाया कि झांग एगो और फैंग बुजुए के बीच बहुत अच्छी बनती थी। फैंग बुजुए की अपनी साधना झांग एगो से कहीं ज्यादा मजबूत थी, जमीन आसमान का अंतर। फिर भी फैंग बुजुए ने झांग एगो को वरिष्ठ भाई जोंग कहा। इससे लिन फैन थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि झांग एगो ने कौन सी विधि अपनाई होगी। रात हो गई। झांग एगो और फैंग बुजुए आराम करने के लिए अपनी लकड़ी की झोपड़ी में लौट चुके थे, जबकि लिन फैन रात के आकाश की ओर देख रहा था, धीरे से आहें भर रहा था। उसकी गहरी निगाहें अनंत शून्य लोक पर टिकी थीं। चोरी करना एक ऐसी चीज है जिससे मैं, लिन फैन, बेहद नफरत करता हूँ, लेकिन अपने कनिष्ठ भतीजे को उसकी मर्दाना ताकत वापस पाने में मदद करने के लिए ये कुछ हद तक माफ करने लायक है। लिन फैन ने बाहर निकलने से पहले खुद को सांत्वना दी। उसकी आकृति चुपचाप अंधेरे में गायब हो गई। दानडिंग शिखर, औषधीय पादप उद्यान, शिष्य कक्ष। लिन फैन को यह नहीं पता था कि जब से विशाल नाव प्रकट हुई थी तब से संत संप्रदाय तनाव की स्थिति में था। इस निषिद्ध भूमि परीक्षण में संत संप्रदाय को भारी नुकसान हुआ। वरिष्ठ भाई, इस परीक्षण के दौरान मैंने सुना है कि 8 शीर्ष आंतरिक शिष्यों की मृत्यु हो गई। वरिष्ठ भाई जोंग उन्हें बचाने में असमर्थ थे और वरिष्ठ भाई तियानयू की नींव एक शत्रु संप्रदाय शिष्य द्वारा नष्ट कर दी गई थी। वह पतन के कगार पर है और उसके अपंग हो जाने की बहुत संभावना है। महापुरुष आज औषधीय पौधों के बगीचे में आए और कुछ अमर पौधों का चयन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे वरिष्ठ भाई तियानयू की नींव को स्थिर करने के लिए औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सफल होगा या नहीं। अफसोस, 100 सालों में संत संप्रदाय की यह पहली असफलता है। मुझे आश्चर्य है कि संप्रदाय का कौन सा शिष्य वरिष्ठ भाई जोंग को दबा पाएगा। चलो सो जाते हैं। ऐसी बातों की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें बस औषधीय पौधों के बगीचे की अच्छी तरह से रखवाली करनी है। हम धीरे धीरे झोपड़ी की रोशनी मंद पड़ गई और अंधेरे में घुल मिल गई। इसी समय लिन फैन की उपस्थिति औषधीय पौधों के बगीचे में चुपचाप प्रकट हुई। अंधेरे में विलीन असीम औषधीय पौधों का बगीचा कुछ भयावह लग रहा था। अगर कोई डरपोक था तो वह सचमुच बुरी तरह डर सकता था। लिन फैन अपना चयन करने के लिए केवल अमर पौधों के कार्यों की पहचान पर ही निर्भर था। डिंग, अमर पौधे सिंदूरी ऑर्किड सुगंध की खोज के लिए बधाई। सिंदूरी ऑर्किड सुगंध, हल्के औषधीय गुण, क्यूई और रक्त को साफ करने में प्रभावी। लिन फैन ने एक अमर पौधे को छुआ और फिर उसका वर्णन उसके मन में आया। हालांकि ये सिंदूरी ऑर्किड सुगंध लिन फैन के किसी काम की नहीं थी, इसलिए उसने एक और अमर पौधे को छुआ। डिंग, अमर पौधे लौह पत्थर के फूल की खोज के लिए बधाई। लौह पत्थर का फूल, शक्तिशाली औषधीय गुण, भौतिक शरीर को परिष्कृत करने में प्रभावी। ... उसने एक के बाद एक अमर पौधे को छुआ, हर बार पछतावे में अपना सिर हिलाया। उपयुक्त नहीं, पूरी तरह से अनुपयुक्त। ऐसा कोई औषधीय प्रभाव भी नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस विशाल औषधीय पौधों के बगीचे में ऐसा एक भी अमर पौधा न हो? हालांकि ये देखकर कि औषधीय पौधों के बगीचे का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बचा था जिसकी उसने खोज नहीं की थी, लिन फैन शांत हो गया और धीरे धीरे अपनी खोज जारी रखी। आज रात की चांदनी ज्यादा तेज नहीं थी, कभी कभी बादलों के पीछे छिप जाती थी। इस विशाल औषधीय पौधों के बगीचे में एक आकृति चुपके से चोरी कर रही थी, हालांकि दूसरों के लिए औषधीय पौधों के बगीचे में कोई भी नहीं था। डिंग, झुलसती सूर्य घास की खोज के लिए बधाई। झुलसी सूर्य घास, शक्तिशाली औषधीय गुण, क्यूई और जीवन तत्व की पूर्ति में प्रभावी। इस समय लिन फैन रुक गया। झुलसती सूर्य घास का तना लाल रंग का था और केवल 3 पत्तियां थीं, जो कुछ हद तक नंगी दिख रही थीं। ये दवा काम करेगी। लिन फैन की राय में ये दवा, जो क्यूई और जीवन तत्व की पूर्ति करती है, पुरुषों के लिए इस मामले में मददगार होनी चाहिए। लिन फैन ने फिर अमर पौधों की खोज जारी रखी। पहली विश्वसनीय औषधीय सामग्री पाकर यह मानो किसी वरदान से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इस औषधीय पादप उद्यान में ही वे अमर पौधे होंगे जिनकी उसे जरूरत थी। ... धीरे धीरे भोर होने लगी। औषधीय पादप उद्यान की रखवाली कर रहे शिष्यों के लिए उगता हुआ भोर ही काम करने का समय था। कई शिष्य बाल्टियां और कुदालें लेकर औषधीय पादप उद्यान में आध्यात्मिक मिट्टी को ढीला करने की तैयारी कर रहे थे। जैसे लोगों को सांस लेने की जरूरत होती है, वैसे ही अमर पौधों को भी सांस लेने की जरूरत होती है। वरिष्ठ भाई, जल्दी आइए। तभी दूसरी तरफ से एक जोरदार चीख आई। अपने काम में व्यस्त शिष्यों ने यह आवाज सुनी और संदेह से भर गए। वे तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे। क्या हुआ? वरिष्ठ भाई, देखिए। भयभीत शिष्य ने औषधीय पादप उद्यान के इस हिस्से की ओर इशारा किया, बोलते हुए उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। यह
जो शिष्य वहां आए थे, जब उन्होंने अपने सामने का दृश्य देखा तो वे सब वहीं जम गए। उनके सामने अमर पौधों का विशाल विस्तार गायब हो गया था। आध्यात्मिक मिट्टी मानो किसी कुत्ते ने खोदी हो, ये साबित कर रही थी कि यह कितना दुखद था। ये कैसे संभव है? कल तो ये बिल्कुल ठीक था, अब यह ऐसा कैसे हो गया? शिष्य के चेहरे पर भय का भाव था और उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। ये डैनडिंग पीक का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। अगर महापुरुष को पता चलता कि औषधीय पौधों के बगीचे का ये हिस्सा उनकी लापरवाही के कारण खोदा गया है, तो वे क्या करते? इस समय उनमें से कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे, बिल्कुल असमंजस में। वरिष्ठ भाई, जल्दी आइए, यहाँ कुछ बड़ा हुआ है। तभी दूर से औषधीय पौधों के बगीचे के दूसरे हिस्से से भी विस्मय की आवाज आई। सबके चेहरे एक साथ बदल गए। क्या कुछ और हुआ होगा? जब वे वहां पहुंचे और औषधीय पौधों के बगीचे के इस हिस्से को एक भी अमर पौधे से खाली देखा, तो उनके दिल, जो कुछ ही पल पहले धड़क रहे थे, मानो दम घुटने लगे। सब खत्म हो गया, सचमुच खत्म हो गया। ढेर सारे अमर पौधे चोरी हो गए थे। वे सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में थे। ये चोर सचमुच घिनौना था। जल्दी जाओ और देखो कि कौन से अमर पौधे चोरी हुए हैं। औषधीय पौधों के बगीचे के प्रभारी एक वरिष्ठ भाई चिल्लाए। कुछ ही देर बाद जांच करने गए शिष्य वापस लौट आए। वरिष्ठ भाई, औषधीय पौधों के बगीचे में एक ने झुलसा देने वाली सूर्य घास खोदी, औषधीय पौधों के बगीचे में 2 ने नीला अमर घास खोदी, औषधीय पौधों के बगीचे में 3 ने जीवित जड़ घास खोदी। कनिष्ठ भाइयों की रिपोर्ट सुनकर औषधीय पौधों के बगीचे में वरिष्ठ भाई का चेहरा और भी पीला पड़ गया। फिर उन्होंने मुंह में पुराना खून खांस लिया और बेहोश हो गए। ... नामहीन शिखर पर लिन फैन को अंदाजा भी नहीं था कि कल रात की औषधि चोरी ने इतने सारे लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था। इस समय लिन फैन धीरे धीरे जाग उठा। कल रात औषधि चुराकर नामहीन शिखर पर लौटने के बाद लिन फैन गहरी नींद में सो गया था। जहां तक कीमिया की बात है, लिन फैन को कोई जल्दी नहीं थी। जागने के बाद वह धीरे धीरे उस पर विचार करेगा। कल रात उसने जो अमर पौधे इकट्ठा किए थे, वे उसके प्रयोग के लिए पर्याप्त थे। इस समय लिन फैन ने एक झुलसा देने वाली सूर्य घास, एक नीला अमर घास और एक जीवित जड़ घास निकाली। औषधीय पौधों के बगीचे में केवल इन 3 अमर पौधों में ही अपेक्षाकृत उपयुक्त गुण थे। वह सोच रहा था कि वे किस तरह की औषधीय गोली को परिष्कृत करेंगे, और वह सचमुच इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। झोपड़ी के बाहर फैंग बुजुए और झांग एर्गोर अपनी अपनी झोपड़ियों में साधना कर रहे थे। दोनों के पास लिन फैन द्वारा दी गई सुयुआन गोलियां थीं, जो उनकी साधना की गति को बढ़ा सकती थीं, और फैंग बुजुए कंजूस नहीं थे। उन्होंने झांग एगो को साधना तकनीक और मन साधना तकनीक सिखाई जो उन्हें आती थी। जहां तक संप्रदाय गुरु द्वारा उन्हें साधना तकनीकें सिखाने की बात थी, हालांकि उन्हें उम्मीदें थीं, ये देखते हुए कि संप्रदाय गुरु का ऐसा कोई इरादा नहीं था, वे चिंतित नहीं थे। उनका मानना था कि एक दिन संप्रदाय गुरु उन्हें सिखाएंगे। और ठीक इसी समय संप्रदाय गुरु की लकड़ी की झोपड़ी से एक गर्जना आई। फैंग बुजुए और झांग एगो ने तुरंत अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर कुछ आश्चर्य था। फिर वे तुरंत उठे और संप्रदाय गुरु की लकड़ी की झोपड़ी की ओर दौड़े। हा, जैसे ही झांग एर्गो और फैंग बुजुए मुख्य द्वार पर पहुंचे, लकड़ी का दरवाजा खुल गया और लिन फैन मुस्कुराते हुए बाहर निकल आया। झांग एर्गो और फैंग बुजुए हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि संप्रदाय प्रमुख इतने खुश क्यों हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ महान हुआ हो? इस समय लिन फैन गर्व से भर गया। कई प्रयोगों के बाद वह वास्तव में उस औषधीय गोली को परिष्कृत करने में कामयाब हो गया था जिसकी उसे जरूरत थी। चूंकि लिन फैन इस औषधीय गोली का विकास करता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका नाम लिन फैन ही चुनेगा। जिस तरह वियाग्रा ने कभी दुनिया पर राज किया था और अनगिनत पुरुष साथियों की जान बचाई थी, उसी तरह लिन फैन भी अपने नाम को कमतर नहीं होने देगा। ये औषधीय गोली लगभग एक कांच के कंचे के आकार की थी, लाल रंग की और हल्की सुगंध छोड़ती थी। इसलिए इसका नाम बिग ब्रो फैन होगा। अगर यह औषधीय गोली भविष्य में दुनिया पर राज कर सके, तो मेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां मुझे आने वाली पीढ़ियों तक याद रखेंगी। वाह, ये सचमुच कमाल था। लिन फैन ने अभी तक बिग ब्रो फैन की प्रभावशीलता का परीक्षण नहीं किया था और उसे नहीं पता था कि यह कितने समय तक चलेगी, लेकिन सिस्टम की जांच के अनुसार बिग ब्रो फैन की प्रभावशीलता बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। बिग ब्रो फैन 3 जड़ी बूटियों से बना धधकती सूर्य घास, नीला अमर घास और महत्वपूर्ण जड़ घास एक विशिष्ट अनुपात में तैयार। इसके उपयोग अनंत हैं। ये किसी व्यक्ति की इच्छा को प्रज्वलित कर सकता है, उसे ऊंचा खड़ा कर सकता है और स्वर्ग, पृथ्वी और वायु पर प्रभुत्व का प्रभाव डाल सकता है। बाकी सब बातों को एक तरफ रखते हुए सिर्फ सिस्टम का परिचय ही अद्भुत था। स्वर्ग, पृथ्वी और वायु पर प्रभुत्व, क्या ही प्रभावशाली परिचय। केवल मैं ही इस गोली को परिष्कृत कर सकता हूं, दूसरों को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इस बिग ब्रो फैन को परिष्कृत करने के लिए लिन फैन ने आधी सामग्री के साथ प्रयोग करके अनगिनत विचित्र औषधीय गोलियों को परिष्कृत किया।
इन विभिन्न प्रभावों को मिलाकर लिन फैन ने स्नान अग्नि गोली, विस्फोटक गोली और कई अन्य औषधीय गोलियों को परिष्कृत किया जो उन्हें खाने वाले किसी भी व्यक्ति को मार सकती थीं। बेशक लिन फैन इन फेंकी हुई गोलियों को बर्बाद नहीं करेगा क्योंकि वे सभी अनुभव बिंदु थे। इसलिए जब वह एक फेंकी हुई गोली को परिष्कृत करता तो लिन फैन उसे सीधे अपने मुंह में डाल लेता और औषधीय गोली खा लेता। व्यापक प्रयोगों के माध्यम से उसका कीमिया कौशल पहले ही स्तर 15 तक पहुंच चुका था और उसकी व्यक्तिगत कीमिया सिद्धियां एक अत्यंत उच्च क्षेत्र तक पहुंच गई थीं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? इस समय लिन फैन वास्तविकता में वापस आया और हैरान होकर पूछा, क्योंकि उसने उन दोनों को प्रवेश द्वार पर स्तब्ध खड़ा देखा था। संप्रदाय गुरु, आपकी आवाज़ सुनते ही कनिष्ठ भाई फैंग और मैं दौड़कर वहां पहुंचे। अब संप्रदाय गुरु, आप हम दोनों के सबसे करीबी व्यक्ति हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं, एगो, कैसे जिंदा रह पाता? झांग एगो के चेहरे पर दुख था और उनके शब्द बेहद मार्मिक थे। उनके बगल में खड़े फैंग बुजुए ने आंखें घुमाईं। वरिष्ठ भाई एगो वाकई बेशर्म थे, शायद केवल वरिष्ठ भाई एगो ही ऐसे शब्द कह सकते थे। हालांकि फैंग बुजुए ने देखा कि जब भी वरिष्ठ भाई एगो ऐसी बातें कहते थे, संप्रदाय गुरु हमेशा बहुत खुश दिखते थे। इस समय लिन फैन ने झांग एगो के मार्मिक भाव को देखा और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। अगर वह तेज तर्रार या थोड़ा आसानी से धोखा खाने वाला न होता तो शायद वह इस आदमी झांग एगो के द्वारा सचमुच मूर्ख बन गया होता। हालांकि लिन फैन ने एगो पर विश्वास किया क्योंकि एगो का हर शब्द सच था। उनके दिलों में उसका स्थान ऊंचा कैसे नहीं हो सकता था। आह, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों में ऐसी भावनाएं हैं। ये 2 औषधीय गोलियां हैं जिन्हें मैंने अभी अभी परिष्कृत किया है, मैं तुम्हें दे दूंगा। लिन फैन ने 2 बिग ब्रो फैन गोलियां निकाली और उन दोनों को दे दीं। स्वाभाविक है कि ऐसी अच्छी चीजें पहले अपने आसपास के लोगों को आजमाने के लिए दी जानी चाहिए। झांग एगो ने आदरपूर्वक औषधीय गोली अपने हाथ में ली, उसका हृदय खुशी से भर गया। झांग एगो की राय में ये औषधीय गोली असाधारण थी। इसकी महक मात्र से ही उसे ताजगी का एहसास हुआ, मानो कोई खूंखार बाघ उसके शरीर के भीतर अपने पिंजरे से बाहर निकलने वाला हो। ठीक है, तुम दोनों को लगन से साधना करनी चाहिए। अगर तुम्हें साधना तकनीक या किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो तुम हमेशा की तरह संत संप्रदाय में उनसे सलाह ले सकते हो। ये निर्देश देने के बाद लिन फैन पहाड़ से नीचे उतर गया। लिन फैन के जाने के बाद झांग एगो और फैंग बुजुए ने एक दूसरे को देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खुशी देख सकते थे। छोटे भाई, संप्रदाय गुरु हमारे प्रति बहुत दयालु हैं। ये औषधीय गोली सचमुच असाधारण है। मैं, एगो, आने वाली पीढ़ियों तक संप्रदाय गुरु की रक्षा अवश्य करूंगा। झांग एगो ने दृढ़ता से कहा। वरिष्ठ भाई, कनिष्ठ भाई पिछले कई दिनों से सोच रहे हैं। शायद यही वह क्षण है जब हमें अपना जीवन बदलना चाहिए। संप्रदाय गुरु एक अबूझ रहस्य से भरे हुए हैं। फैंग बुजुए ने झांग एगो की तरह सरलता से नहीं सोचा। मूल रूप से फैंग बुजुए एक प्रसिद्ध बाहरी संप्रदाय शिष्य थे, लेकिन वे ये शाओतियान से एक पल में हार गए और अनुग्रह से गिर गए। हालांकि पिछले कुछ दिनों में फैंग बुजुए ने संप्रदाय गुरु के बारे में एक रहस्यमय उन्मुक्त आभा देखी थी। संप्रदाय गुरु सिर से पैर तक स्वतंत्रता का भाव प्रकट करते थे। कनिष्ठ भाई, अब इस बारे में बात नहीं करते। मैंने, एगो, जो निर्णय लिया है वह मेरे जीवन काल में कभी नहीं बदलेगा। चलो वापस चलते हैं और औषधीय गोली लेते हैं। शायद यह औषधीय गोली हमें उड़ते हुए पक्षी की तरह छलांग लगाने में सक्षम बनाए। झांग एगो ने गंभीर भाव से कहा। हाँ, अल्पविराम। इस समय लिन फैन ये शाओतुन के घर पहुंच चुका था। लिन फैन ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने कपड़े ठीक किए। ये बिग ब्रदर फैन, निश्चित रूप से ये शाओतुन को जीवन का सबसे बड़ा आनंद देगा। जब तक उसका कनिष्ठ मार्शल भतीजा खुश रहेगा, वह अपने कनिष्ठ मार्शल चाचा के रूप में संतुष्ट रहेगा। हालांकि लिन फैन का एक छिपा हुआ मकसद भी था। ये शाओतुन द्वारा बिग ब्रदर फैन लेने के बाद क्या वह भविष्य में इसे छोड़ पाएगा? हे, इस समय लिन फैन ने एक अश्लील हंसी हंसी, एक ऐसी घटिया हंसी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल दिया। जैसे ही लिन फैन दरवाज़ा खटखटाने वाला था, ये शाओतुन ने उसे अंदर से खोला और बाहर चला गया। ये शाओतुन हाल ही में बहुत उदास था। उसकी दिव्य कला अभी अभी सिद्ध हुई थी और उसे गर्व से संप्रदाय पर हावी होना चाहिए था, लेकिन नामहीन शिखर के उस बदमाश ने उसे अप्रत्याशित रूप से कुचल दिया, जिससे वह बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच हंसी का पात्र। ये शाओतुन ने कसम खाई कि अगर उसने इस जीवन में इस घृणा का बदला नहीं लिया तो वह इंसान नहीं रहेगा। ये शाओतुन अभी साधना के लिए कुछ औषधियां खरीदने जा रहा था। कल संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य अपनी परीक्षाओं से लौटे, लेकिन उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि किसी दूसरे संप्रदाय ने एक विलक्षण प्रतिभा को जन्म दिया है, जो युवा होने के बावजूद अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधना क्षमता रखता था।
जोंग हेंटियन और तियान यू ने मिलकर उसे दबाने का इरादा किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनका प्रतिदमन किया गया और तियान यू की नींव प्रतिद्वंद्वी द्वारा लगभग चकनाचूर कर दी गई। ये शाओ तुन की नज़र में बाहर अभी भी कई शक्तिशाली लोग थे। उसकी वर्तमान साधना के साथ ये पर्याप्त नहीं था। इसी समय ये शाओ तुन ने देखा कि कोई दरवाज़ा बंद किए हुए है और उसने थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति की ओर देखा तो वह बहुत घबरा गया। तुम क्या हो? तुम क्या कर रहे हो? ये शाओ तुन गुस्से से पूछते हुए घर के अंदर चला गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी उसके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। क्या वह उसे बुरी तरह से अपमानित करने की कोशिश कर रहा था? ये शाओ तुन की इच्छा थी कि वह इस बदमाश को बेरहमी से पैरों तले रौंद दे, लेकिन वह जानता था कि वह प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले का नहीं है। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी के तरीके कुछ निर्दयी थे। अब इस आदमी को देखकर उसके गुप्तांग दर्द से कांपने लगे। जूनियर मार्शल भतीजे, ये घबराओ मत। ये जूनियर मार्शल चाचा इस बार तुम्हारी मदद करने आए हैं। लिन फैन ने ये शाओ तुन के चेहरे को देखा, जिस पर डर साफ झलक रहा था, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो, और उसका दिल दुख गया। लिन फैन के मन में उसके जूनियर मार्शल भतीजे उसे प्यार करें, न कि उससे डरें। आखिरकार यह उसकी शैली के बिल्कुल विपरीत था। तुम गुस्ताखी मत करो, ये शाओ तियान तुमसे नहीं डरता। ये शाओ तियान की आवाज़ थोड़ी कांप उठी, खासकर जब उसने लिन फैन के पैर को हिलते देखा तो वह और भी घबरा गया, मानो उसे डर हो कि उसके गुप्तांगों को फिर से प्रतिद्वंद्वी की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। ये शाओ तुन सचमुच कुछ और कहना नहीं चाहता था। वह उसे हरा नहीं सकता था और उसने यह बात मान ली। अगर मैं तुम्हें हरा नहीं सकता तो कम से कम तुमसे बच तो नहीं सकता। जब उसकी दिव्य साधना तकनीक महासिद्धि तक पहुंचेगी तो वह उसे बेरहमी से कुचल देगा। लेकिन अब ये शाओ तुन समझ गया था कि उसने बहुत ज्यादा सोच लिया था। वह उसे ढूंढने नहीं गया, फिर भी वह उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया। लिन फान, ज्यादा मत बोलो। ये शाओ तुन, मानता हूं कि मैं कमतर हूं, लेकिन अगर तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम जान लो कि ये शाओ तुन किसी भी हाल में मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये शाओ तुन ने लिन फान को सावधानी से देखा, उसके पैर थोड़े पीछे हट रहे थे। अगर हालात बिगड़ते तो वह तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता और घर के अंदर खिड़की से भाग जाता। जूनियर मार्शल नेफ्यू, ये जूनियर मार्शल अंकल इस बार तुम्हें परेशान करने नहीं बल्कि तुम्हारी छिपी हुई बीमारियों का समाधान करने आए हैं। लिन फैन ने एक सुरीली और चमकदार मुस्कान दी और उम्मीद की कि अपनी गर्मजोशी भरी मुस्कान से ये शाओ तुन को अपनी सतर्कता कम करने पर मजबूर कर देगा। लेकिन ये शाओ तुन की नज़रों में वह मुस्कान डरावनी और भयावह थी। ये शाओ तुन ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें दहशत से भर गईं। डर, ये शाओ तुन सचमुच डर गया था। उस मुस्कान ने ये शाओ तुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसी क्षण ये शाओ तुन पीछे हट गया और तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे लिन फैन अंदर न आ सके। ये शाओ तुन ने ईश्वर की कसम खाई कि वह सचमुच अपनी जांघों में दर्द दोबारा नहीं सहना चाहता। अगर लिन फैन अंदर आने की हिम्मत करता तो ये शाओ तुन उससे जान तक लड़ाने को तैयार था। वह एक पूरी टाइल बनने के बजाय एक टूटा हुआ जेड बनना पसंद करेगा। ये शाओ तुन, मुझे निचोड़ने के लिए एक मुलायम परसिमन समझो, सपने देखते रहो। इस समय लिन फैन दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, थोड़ा नाखुश। लिन फैन ये शाओ तुन के व्यवहार से बहुत नाखुश था। एक कनिष्ठ मार्शल भतीजा इतना असभ्य कैसे हो सकता है? उसकी परवरिश वाकई में अच्छी नहीं थी। इस समय लिन फैन ने आह भरी। उसकी राय में ये शाओ तुन बस एक मरीज था और उसे खुद एक डॉक्टर माना जा सकता था जो जान बचाता है और घायलों को ठीक करता है। इस समय लिन फैन स्वाभाविक रूप से मरीज को इलाज से इनकार करते और उसे बचाने का प्रयास करते हुए नहीं देख सकता था। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए वह केवल बल का सहारा ले सकता था। उसे विश्वास था कि बाद में कनिष्ठ मार्शल भतीजा उसके अच्छे इरादों को समझ जाएगा। इन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के घरों में कई शिष्य अपने कमरों में साधना कर रहे थे, या जो उन्होंने सीखा था उस पर पुनर्विचार कर रहे थे, या अपने वरिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ भाइयों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, अपनी जीवन की आकांक्षाओं और भविष्य पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन ठीक इसी समय पूरे बाहरी संप्रदाय के निवास में एक करुण चीख गूंज उठी। तुम क्या करना चाहते हो? इतना गुस्ताख मत बनो, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। जूनियर मार्शल भतीजे, घबराओ मत, जूनियर मार्शल अंकल तुम्हें बचा रहे हैं। मुझे छोड़ दो, धिक्कार है, तुम जूनियर बहुत कृतघ्न हो। ये जूनियर मार्शल अंकल आज तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। बाहरी संप्रदाय के शिष्य जिन्होंने ये आवाज़ें सुनी, वे सभी हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। फिर वे सभी ये देखने के लिए बाहर आए कि कौन बड़ा भाई या छोटा भाई मुसीबत में पड़ गया है, क्योंकि चीखें वाकई बहुत दुखद थीं। इसी समय ये शाओ तियान का दरवाज़ा अचानक खुला और लिन फैन संतुष्ट होकर बाहर आया। हालांकि ये शाओ तियान थोड़ा शरारती था, लेकिन अंततः वह उसके द्वारा दबा दिया गया।
दरवाज़ा बंद करते ही लिन फैन ने ज़मीन पर पड़े ये शाओतुन पर नज़र डाली। उसके चेहरे पर राहत के भाव थे। जब बाहरी संप्रदाय के इन शिष्यों ने सुना कि यह आवाज़ ये शाओतुन के कमरे के अंदर से आ रही है तो वे सभी अचंभित रह गए। आखिर हुआ क्या था? लेकिन जब उन्होंने लिन फैन को देखा तो बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्य तुरंत स्तब्ध रह गए। क्या ये हो सकता है कि ये शाओतुन को जूनियर मार्शल अंकल लिन ने फिर से पीटा हो? जितना वे इसके बारे में सोचते उतनी ही संभावना बढ़ती जाती। अभी अभी आई ये दुखद आवाज़ वाकई बहुत निराशाजनक और दयनीय थी। बाहरी संप्रदाय के कई शिष्यों को बाहर आते देख लिन फैन ने अपनी पीठ सीधी की, शिष्यों की तरफ हल्के से मुस्कुराया, फिर अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और दूर चला गया। जूनियर मार्शल अंकल लिन के चले जाने के बाद बाहरी संप्रदाय के शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हुआ था या ये शाओतुन का क्या हुआ था। लेकिन अभी जो चीखें सुनाई दे रही थीं वे इतनी करुण थीं। ये बहुत दुखद रहा होगा। जिज्ञासावश सभी जाकर देखना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने जूनियर मार्शल अंकल लिन को उकसाने की हिम्मत नहीं की, नहीं ये शाओतुन को उकसाने की। इसी समय ये शाओतुन के कमरे के अंदर से अचानक एक तेज गर्जना हुई। इसे सुनकर सभी तुरंत कुछ कदम पीछे हट गए। यह आवाज़ बेकाबू लग रही थी। कमरे के अंदर ये शाओतुन की आंखें लाल थीं, उसकी सांसें बैल की तरह भारी थीं, हाँफ रही थीं। ये शाओतुन के शरीर में शक्ति का एक उभार फूट रहा था, मानो किसी सफलता के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। ये शाओतुन खड़ा हो गया, उसका शरीर तप रहा था। ये शाओतुन के मन में एक अनाम इच्छा भर गई और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जांघों में जबरदस्ती कोई छड़ी घुसा दी गई हो जिससे उसकी पैंट ऊपर उठ गई हो। ये फट जाएगा, ये फट जाएगा। इस समय ये शाओतुन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जांघें फटने ही वाली हैं। बाहरी संप्रदाय के शिष्य जो बाहर ही रुके हुए थे ये शाओतुन के अचानक कमरे से बाहर निकल जाने पर चौंक गए। ये शाओतुन की आंखों में आग की लपटें देखकर सभी को अचानक डर का एहसास हुआ और जब उनकी नज़र ये शाओतुन की जांघों पर पड़ी तो सबकी सांसें थम गईं। इस दुनिया में इतनी भयंकर चीज़ कैसे हो सकती है? कमरे के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह ऐसा हो गया? ... इस समय लिन फैन बहुत खुश था। आखिरकार औषधीय गोली ये शाओतुन के मुंह में ठूंस दी गई। उसे डर था कि एक बार ये शाओतियान को इस औषधीय गोली के फायदे पता चल गए तो वह उसे ढूंढने निकल पड़ेगा। इस समय संत संप्रदाय के एक भव्य हॉल में अजीब आकृतियों से उकेरी गई एक भट्टी के अंदर एक अनजाना तरल पदार्थ था और एक शिष्य उसमें पालथी मारकर बैठा था। उसका चेहरा पीला और आंखें बंद थीं। इस शिष्य का चेहरा जैद जैसा सुंदर था और उसकी भौहों के बीच एक वीर आभा थी, लेकिन इस समय वह बुरी तरह घायल और क्षीण था। संप्रदाय गुरु तियान यू की नींव शायद बचाई नहीं जा सकती। दानडिंग शिखर के सर्वोच्च बुजुर्ग उस समय भट्टी में हो रहे बदलावों को देख रहे थे और बड़े दुख से अपना सिर हिला रहे थे। संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पतन संप्रदाय के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य था। ये सुनकर ज़ोंग हेंटियन को गहरा सदमा लगा और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। संप्रदाय गुरु अग्रज, कृपया कनिष्ठ भाई तियान यू को बचा लीजिए। कनिष्ठ भाई तियान यू घायल हो गया था और उसकी नींव नष्ट हो गई थी क्योंकि उसने मुझे बचाया था। अगर वह अपनी नींव खो देता है तो यह उसके लिए मौत से भी बदतर होगा। बुनियाद सब कुछ दर्शाती थी। न केवल उसकी साधना पूरी तरह नष्ट हो जाती बल्कि भविष्य में उसके लिए फिर से साधना करना भी असंभव हो जाता। बुनियाद योग्यता थी। कनिष्ठ भाई वरिष्ठ भाई तियान यू एक पल में सर्वोच्च योग्यता से बेकार हो गया। भविष्य में वह क्या करेगा? ज़ोंग हेंटियन इस समय पछतावे से भर गया। ये निषिद्ध भूमि परीक्षण जिसके बारे में उसने शुरू में सोचा था कि वह पूरी तरह से नियंत्रण में है, फेंगटियन संप्रदाय से एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति के उद्भव को देखा। अपनी लापरवाही के कारण वह लगभग अपनी जान गंवा बैठा। अगर उसके कनिष्ठ भाई ने उसे बचाने के लिए अपना बलिदान न दिया होता तो वह शायद अब तक एक मृत शरीर बन चुका होता। संप्रदाय प्रमुख यान ने भट्टी की स्थिति को देखा और आह भरते हुए कहा, उसकी जान बचाना पहले से ही एक आशीर्वाद है। इस फेंगटियन संप्रदाय के शिष्य की साधना तकनीक अजीब है। एक अनोखी मृत्यु क्यूई उसके शरीर में इकट्ठा हो जाती है और नष्ट नहीं होती। अब हम उसकी जान बचाने के लिए केवल मृत्यु क्यूई को ही बाहर निकाल सकते हैं। ज़ोंग हेंटियन ने अनिच्छा से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। अगर वह अगली बार उससे फिर मिला तो वह उसे जरूर मार डालेगा। भट्टी को सील कर दो, संप्रदाय प्रमुख यान ने आह भरते हुए कहा। निषिद्ध भूमि के लिए संघर्ष एक लंबे समय से चली आ रही विरासत जहां विभिन्न संप्रदायों ने मृत्यु तक संघर्ष किया, आम बात थी। एक दिन ये दूसरे संप्रदाय के शिष्यों को नष्ट कर रहा था। आज उनके अपने संप्रदाय के शिष्य की बारी थी। फेंगटियन संप्रदाय ऐसा शिष्य पाने के लिए जब लिन फैन नामहीन शिखर पर लौटा तो उसने पाया कि आज का दिन थोड़ा अलग था। आमतौर पर लौटते ही झांग एगो सबसे पहले बाहर भागता, लेकिन इस बार शिखर के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर जोर जोर से खांसने के बावजूद झांग एगो फिर भी नहीं दिखाई दिया।
एक समस्या थी, निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या। जितना लिन फैन इसके बारे में सोचता उतना ही उसे कुछ गड़बड़ लगती, इसलिए वह झांग एगो की लकड़ी की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। वह देखना चाहता था कि झांग एगो के साथ क्या हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जो औषधीय गोली दी थी उसे लेने के बाद उनके पास गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं थी और वे लड़कियों को ढूंढने पहाड़ से नीचे चले गए। ये सही नहीं है। अगर वे झांग एगो के आने पर पहाड़ से नीचे जाते तो कोई भी लड़की तैयार नहीं होती। अगर वह बल प्रयोग करता तो निश्चित रूप से पूरे संप्रदाय में भारी हंगामा मच जाता। लेकिन ये भी सही नहीं है। झांग एगो की साधना इतनी निम्न थी कि कोई बाहरी संप्रदाय का शिष्य उसे थप्पड़ मारकर मार डालता है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि फैंग बुजुए ने उसे ले लिया हो? इस समय लिन फैन जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता यह उतना ही ज्यादा संभव लगता। झांग एगो की लकड़ी की झोपड़ी में पहुंचकर लिन फैन ने दस्तक नहीं दी और सीधे दरवाजा खोल दिया। लेकिन कमरे में दाखिल होते ही लिन फैन अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। झांग एगो अब ऐसा लग रहा था जैसे वह निर्जल अवस्था में हो, कमजोर हालत में जमीन पर पड़ा हो, जोर जोर से हाँफ रहा हो। और जिस बात ने लिन फैन को और भी ज्यादा निराश किया वह ये थी कि जमीन पर एक गड्ढा था। गड्ढा बड़ा तो नहीं था लेकिन बहुत गहरा जरूर था। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वह अथाह है। एगो, तुमने क्या किया? लिन फैन ने पूछा। संप्रदाय गुरु, ये औषधि गोली जहरीली है। झांग एगो ने आंसू बहाते हुए कहा। अभी अभी का दृश्य याद करके उसे लगा जैसे जीवन निरर्थक हो गया है। उसने वास्तव में पृथ्वी का उल्लंघन किया था। वो झांग एगो को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हालांकि वह कई वर्षों से एक मजदूर था, फिर भी वह एक अच्छा युवक था जो अपनी पवित्रता की रक्षा करता था। लेकिन अब उसने ऐसा काम कर दिया था। जब वह अपनी कुटिया में लौटा तो झांग एगो ने उत्सुकता से औषधि गोली निगल ली, फिर जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, चुपचाप अपने कनिष्ठ भाई द्वारा दी गई साधना तकनीक का अभ्यास करने लगा। कुछ ही देर में झांग एगो को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके शरीर के भीतर एक अज्ञात ज्वाला प्रचंड रूप से उमड़ रही थी। और जिस बात ने झांग एगो को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि उसकी जांघें ऊंची खड़ी थीं। उसके मन में आकाश से प्रतिस्पर्धा करने की तीव्र इच्छा थी। झांग एगो ने शुरू में सोचा कि ये दवा का असर हो रहा है, लेकिन अंत में झांग एगो को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी जांघों में सूजन आ गई थी, जिससे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वह सचमुच एक गुफा ढूंढना चाहता था ताकि वह अंदर जाकर खोजबीन कर सके। आखिरकार कोई अंत नहीं था। झांग एगो ने सीधे जमीन में छेद किया, लेकिन शुक्र है कि जमीन नर्म थी, वरना जानलेवा हो सकती थी। आराम करो। लिन फैन को समझ नहीं आया कि क्या कहे और आखिरकार चुपचाप पीछे हट गया। इस समय लिन फैन ने अपना माथा पोंछा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दवा का असर इतना तेज होगा, इतना तेज कि लिन फैन डर जाए। इस समय लिन फैन को अचानक ये शाओतुन का ख्याल आया। अब जब ये शाओतुन ने उसकी दवा ले ली है तो क्या वह मर जाएगा? आखिरकार झांग एगो ने जमीन में छेद किया था, तो अगर वह किसी को छेदती तो क्या वह उसे चीर नहीं देती? लेकिन अब तक शायद जल्दी करने में बहुत देर हो चुकी थी। शायद दोनों एक ही शिखर साझा कर रहे थे, या शायद स्वर्ग जा रहे थे। छोड़ो छोड़ो, सब ठीक होना चाहिए। फिर लिन फैन फैंग बुजुए की लकड़ी की झोपड़ी में गया। बस एक नज़र डालते ही लिन फैन का दिल पहले से ही साफ था। फैंग बुजुए झांग एगो की तरह एक असाधारण व्यक्ति था जिसने धरती में झांक कर देखा था। कोई बात नहीं, मैं वापस कीमिया की ओर जा रहा हूं और औषधीय गोलियां ले रहा हूं। लिन फैन को साधना करना कभी पसंद नहीं था। वहां चुपचाप बैठना बहुत उबाऊ था, कीमिया करना और औषधीय गोलियां लेना ज्यादा तेज था। अब जब उसने डैन डिंग पीक के औषधीय बगीचे से 3 जड़ी बूटियां लूट ली थीं, तो वह अपनी साधना के लिए कुछ औषधीय गोलियां सावधानी से मिलाएगा। हालांकि ये औषधीय गोलियां ज्यादा अनुभव नहीं बढ़ाती, लेकिन संचय बढ़ता जाता है। बस और ले लो और सब ठीक हो जाएगा। 3 दिनों के भीतर लिन फैन कहीं नहीं गया, अपनी लकड़ी की झोपड़ी में रहा, कीमिया करता रहा और औषधीय गोलियां लेता रहा। औषधि गोली का अनुभव क्यूई के कणों में परिवर्तित होकर उसके शरीर में विलीन हो गया और स्तर बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुभव भी तेजी से बढ़ा। वह अभी भी सहज प्रारंभिक अवस्था में था, लेकिन वास्तविक साधना से तुलना करने पर उसे पहले ही अर्धचरण प्रवेश देव क्षेत्र में प्रवेश कर चुका माना जाता था। बात बस इतनी है कि उसकी साधना स्पष्ट रूप से अर्धचरण प्रवेश देव क्षेत्र थी, तो फिर तंत्र ने फिर भी यह क्यों दर्शाया कि वह सहज प्रारंभिक अवस्था में था? क्या ऐसा हो सकता है कि एकाग्रता ही सार है? भविष्य में जब वह साधना करेगा तो क्या उसकी साधना हमेशा दूसरों से एक स्तर ऊपर होगी? 3 दिनों के अंदर झांग एगो और फैंग बुजुए एक बार भी यहाँ नहीं आए। लिन फैन ने शुरू में सोचा कि दोनों रूठे हुए हैं, लेकिन अंत में उसने पाया कि वे 3 दिनों तक अपनी झोपड़ियों में आराम करने के लिए रुके रहे, मानो उस एक औषधि की गोली ने उनकी पूरी ऊर्जा खत्म कर दी हो। इस छोटी सी खोज के साथ लिन फैन के मन में कई दिलचस्प विचार भी आए। ये बिग फैन ब्रदर एक चमत्कारी औषधि की गोली थी।
हालांकि इसे पहले ही परिष्कृत किया जा चुका था, लेकिन सीखने का कोई अंत नहीं है और कोई भी आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। इस बिग फैन ब्रदर में अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश थी। अगले दिन लिन फैन ने अपनी कीमियागिरी बंद कर दी। पिछले कुछ दिनों में औषधियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। उसने 100 बिग फैन ब्रदर औषधि की गोलियों को भी परिष्कृत किया था और बची हुई औषधियों का इस्तेमाल लिन फैन ने कई अजीबोगरीब औषधि की गोलियों को परिष्कृत करने में किया, जिन्हें उसने निगल लिया और उन्हें अनुभव के कण में बदल दिया। तभी लिन फैन झोपड़ी से बाहर निकला और उसने झांग एर्गो और फैंग बुजुए को प्रवेश द्वार पर पहरा देते देखा। लिन फैन मुस्कुराया, ऐसा लग रहा था कि दोनों बहुत खुश थे। वह औषधि की गोली कैसी थी? लिन फैन ने मजाक में पूछा। शायद उन दोनों के लिए ये औषधि की गोली जिंदगी भर का दुष्स्वप्न थी। आखिरकार लिन फैन की नज़र में ये औषधि की गोली वाकई जहरीली थी। जिन लोगों को कोई छिपी हुई बीमारी नहीं थी, उनके लिए यह बस एक जहरीली औषधि की गोली थी। हालांकि लिन फैन को यह उम्मीद नहीं थी कि झांग एर्गो और फैंग बुजुए की एक दूसरे को देखने के बाद दोनों ने एक साथ कहा कि यह एक दिव्य गोली है। संप्रदाय गुरु, ये औषधि की गोली सचमुच दिव्य है। संप्रदाय गुरु ही वह व्यक्ति है जिनकी एर्गो अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रशंसा करता है। उनकी कीमिया कला लाजवाब है। झांग एर्गो ने चापलूसी करते हुए कहा। लिन फैन ने झांग एर्गो को फिर से चापलूसी करते देखा और आह भरते हुए सिर हिलाया। एर्गो, कभी कभी खुद पर ज्यादा जोर मत डालो। ये औषधीय गोली तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं, संप्रदाय गुरु, वरिष्ठ भाई ने जो कहा वही यह शिष्य कहना चाहता था। ये औषधीय गोली दिव्य है। इस शिष्य द्वारा इसे लेने के बाद, हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक थी, अब एक अवर्णनीय अनुभूति हो रही है, मानो। फैंग बुजुए इस समय शब्दों के अभाव में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि इसे कैसे व्यक्त करें, लेकिन फैंग बुजुए के अनुसार ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मानो उस पल उनके दिल की सारी चिंताएं हवा में उड़ गईं। उनका पूरा अस्तित्व हल्का और आनंदित हो गया। और यह अनुभूति ज्यादा देर तक नहीं रही, सिर्फ एक दिन। एक दिन बाद ये सामान्य हो गई। कैसी अनुभूति? लिन फैन स्तब्ध रह गया, अपना सिर खुजा रहा था। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? सिर्फ 3 जड़ी बूटियों से परिष्कृत एक औषधि गोलियों में ऐसा एहसास कैसे हो सकता है? संप्रदाय गुरु, ये शिष्य सचमुच इस एहसास का वर्णन नहीं कर सकता, शायद इसे प्रत्यक्ष अनुभव करके ही कोई समझ सकता है, फैंग बुजुए ने कहा। लिन फैन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए दोनों की तरफ देखा। ये दोनों इस संप्रदाय गुरु को धोखे से खुद औषधि गोलियां लेने के लिए मजबूर करके बदला लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे होंगे, है ना? लेकिन उनकी उत्सुक आंखों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे दिखावा कर रहे हैं। तुम्हें अभी औषधि गोलियां चाहिए? लिन फैन ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, संप्रदाय गुरु, अगर हो सके तो हम दोनों बड़े और छोटे भाइयों को एक और औषधि दे दो, झांग एर्गो ने उत्सुकता से कहा। हे भगवान, इन दोनों को औषधि गोलियां लेने की लत तो नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, वह उन्हें एक एक और देगा। औषधीय गोलियां पाकर दोनों ने तुरंत लिन फैन को धन्यवाद दिया और अपनी लकड़ी की झोपड़ियों में वापस चले गए। लिन फैन ने उन दोनों को देखा जो अपनी झोपड़ियों में लौट आए थे, वे भी पूरी तरह से हतप्रभ थे। क्या ये वाकई इतना चमत्कारी हो सकता है? लिन फैन हमेशा अनुभव के लिए औषधीय गोलियां लेता था, कभी उनके प्रभावों का अनुभव नहीं किया था। अब इन दोनों को इसके बारे में बात करते हुए सुनकर वह थोड़ा ललचा गया। आखिर यह कैसा एहसास था? क्या ये वाकई इतना चमत्कारी हो सकता है? लिन फैन ने एक बिग फैन ब्रो पकड़ा और झिझकते हुए उत्सुकता से कहा। क्या ये सच हो सकता है, जैसा कि झांग एर्गो और फैंग बुजुए ने कहा था कि बिग फैन ब्रो लेना वाकई इतना आनंददायक था? लिन फैन एक पल के लिए झिझका, फिर आखिरकार अपनी जिज्ञासा को दबाते हुए आह भरी। ये औषधीय गोली न लेना ही बेहतर था। जिनके पास कोई साथी नहीं है, उनके लिए कम लेना ही बेहतर था। कुछ ही देर बाद लिन फैन के हाव भाव बदल गए। कुछ ही दूरी से धीमी आवाजें आ रही थीं। लिन फैन ने ऊपर देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। झांग एर्गो और फैंग बुजुए के 2 लकड़ी के घर जोर जोर से हिल रहे थे। हाय, क्या पाप है? लिन फैन ने सिर हिलाया और आह भरी, फिर उन्हें यूं ही छोड़ दिया। इस समय नामहीन चोटी की तलहटी में ये शाओतुन हिचकिचा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी को ढूंढने के लिए पहाड़ पर जाए या नहीं। उसका दिल विरोध कर रहा था। इस आदमी ने उसे अपमानित किया था और उसके मन में उसके लिए एक असहनीय नफरत थी, लेकिन वह जानना चाहता था कि उसने उस समय कौन सी दवाई खाई थी। 4 दिन पहले ये शाओतुन ने शुरू में सोचा था कि लिन फैन ने उसे जो दवाई खाने के लिए मजबूर किया था वह जहरीली थी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह शुरू से ही गलत था। उस औषधीय गोली को लेने के बाद उसे बस अपने पूरे शरीर में जलन महसूस हुई, मानो उसके भीतर कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो जिसे किसी निकास की सख्त जरूरत हो। फिर जब वह रुओ मेंग्यू के घर पहुंचा तो वह पहले से ही उन्माद में था। उसने कुछ और नहीं कहा और तुरंत अपने कपड़े फाड़ने लगा। ठीक उसी तरह उनके मिलन के क्षण में उसे एक ऐसी अनुभूति का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी, जो उसके पूरे शरीर में भर गई।
ये शाओतुन को और भी ज्यादा हैरानी रुओ मेंग्यू के हाव भाव और उसकी तेज कराहें देखकर हुई, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थीं। वह युद्ध एक प्रलय था जो अनंत काल तक चलता रहा, जिसमें मुरझाते फूल, पहाड़ और नदियां चौड़ी होकर खुल गईं और बाढ़ें उमड़ पड़ीं। उनकी अंतरंगता की मधुर ध्वनियां 3 दिनों तक गूंजती रहीं, कभी नहीं रुकीं। ये शाओतुन और रुओ मेंग्यू दोनों ने एक ऐसी संतुष्टि का अनुभव किया जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। खासकर जब ये शाओतुन अपने थके हुए शरीर को वापस खींच रहा था, तो उसने देखा कि कई लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। खासकर रुओ मेंग्यू के जाते समय कहे गए शब्दों ने ये शाओतुन को अविस्मरणीय बना दिया। भाई यह मेंग्यू का सबसे खुशी का पल था। ये शाओतुन ने न तो गलत सुना था और न ही गलत देखा था। रुओ मेंग्यू की आंखों में उसने एक ऐसा संतोष देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। और औषधि की गोली लेने के बाद के दिनों में ये शाओतुन को एक और सुखद अनुभूति हुई। इस अनुभूति ने मानो उसे सारी चिंताएं भुला दी और उसका हृदय धीरे धीरे आनंद से भर गया। तो अब वह यहाँ आ गया था। वह जानना चाहता था कि यह किस प्रकार की औषधि की गोली है और वह उस अभूतपूर्व अनुभूति को फिर से अनुभव करना चाहता था। ये शाओतुन के नामहीन शिखर की ओर बढ़ने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्य, जिन्हें इसके बारे में पता था, उनके पीछे पीछे चल पड़े। उनके विचार से एक जबरदस्त युद्ध होने वाला था। ये शाओतुन और लिन फैन निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते थे, और अब जब ये शाओतुन पहल कर रहा था तो वह स्पष्ट रूप से अपना सम्मान वापस पाने वाला था। नामहीन शिखर पर पहुंचकर ये शाओतुन ने अपने आसपास की हर चीज को देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार की चमक थी। ये जीर्ण शीर्ण और जर्जर था, फिर भी इसने खुद को एक संप्रदाय कहने की हिम्मत की, जो कि हास्यास्पद था। जूनियर मार्शल भतीजे, ये आप आ गए। तभी ये शाओतुन ने अचानक यह आवाज सुनी। उसके हाव भाव बदल गए और उसने एक पत्थर पर बैठे व्यक्ति की ओर सावधानी से देखा, जो चोटी के नीचे लगातार फैले पहाड़ों और नदियों को देख रहा था। तुम्हें पता था कि मैं आ रहा हूं? ये शाओतुन ने पूछा। जरूर, लिन फैन मंद मंद मुस्कुराया। उसका स्वर धीमा था, मानो सब कुछ नियंत्रण में हो। खासकर उसकी गंभीर पीठ और आसपास का वातावरण एक में विलीन हो गया हो। एक मंद, प्रभावशाली चीख चुपचाप निकल रही हो। वह औषधीय गोली कैसी थी? लिन फैन ने पूछा। ये किस तरह की औषधीय गोली है? ये शाओतुन ने गहरी सांस ली। ये औषधीय गोली ये शाओतुन के भविष्य से जुड़ी थी, इसलिए भले ही उसके सामने वाला व्यक्ति वही हो जिसे वह सबसे ज्यादा नापसंद करता हो, उसे अपने दिल के गुस्से को दबाना पड़ा। जूनियर मार्शल भतीजे, ये गोली जूनियर मार्शल चाचा ने खास तौर पर आपके लिए, जूनियर मार्शल भतीजे की छिपी हुई बीमारी को ठीक करने के लिए खुद तैयार की थी। अब जबकि जूनियर मार्शल भतीजे का चेहरा गुलाबी हो गया है, मुझे लगता है कि इस औषधीय गोली का असर हो गया है, जिससे जूनियर मार्शल भतीजे को जीवन का सर्वोच्च आनंद मिल रहा है। लिन फैन ने ये शाओतियान को कोई जवाब नहीं दिया, फिर अपने बगल में पड़ी खाली पत्थर की सतह पर थपथपाया। आओ, जूनियर मार्शल चाचा के साथ यहाँ बैठो। जूनियर मार्शल चाचा तुम्हें धीरे धीरे बताएंगे। ये शाओतियान ने लिन फैन को सावधानी से देखा, सोच रहा था कि वह क्या कर रहा है, और ऐसा लग रहा था कि अगर वह नहीं बैठा तो वह बातचीत जारी नहीं रखेगा। आखिरकार एक पल की हिचकिचाहट के बाद ये शाओतियान ने दांत पीस कर पास आ गया। लिन फैन ने धीरे से ये शाओतियान की तरफ देखा, लेकिन अंदर ही अंदर वह मुस्कुरा रहा था। उसे इस बात का डर नहीं था कि वह चारा नहीं खाएगा। तुमने कहा था कि इस औषधीय गोली को तुमने परिष्कृत किया है। दोनों अगल बगल बैठे थे, मानो वे पुराने दोस्त हों जिन्होंने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा हो। ये देखकर बाहरी संप्रदाय के शिष्य हैरान रह गए, जो शो देखने आए थे। क्या हो रहा था? उनका रिश्ता इतना अच्छा कैसे लग रहा था? मैं तुम्हारा कनिष्ठ मार्शल अंकल हूँ, लिन फैन ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा। ये शाओतुन ने भौहें चढ़ाईं, फिर मान लिया। ठीक है, अब तुम बॉस हो, तुम पूर्वज हो। कनिष्ठ मार्शल अंकल लिन, क्या ये औषधीय गोली तुमने परिष्कृत की थी? ये शाओतुन ने फिर पूछा। उसकी राय में इस औषधीय गोली को सचमुच एक दिव्य गोली कहा जा सकता है। ये शाओतुन सचमुच अपने दिल में जानता था कि वह इस पहलू में अच्छा नहीं है, लेकिन एक आदमी यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वह अच्छा नहीं है। और कनिष्ठ बहन रुओ मेंग्यू के सहयोग से उसने अब इसके बारे में इतना नहीं सोचा। लेकिन जब लिन फैन उसकी पोल खुलते ही ये शाओतुन सचमुच गुस्से से भर गया। आप किसी के चेहरे पर वार नहीं करते, लेकिन यह आदमी बार बार उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था, वह इसे कैसे सहन कर सकता था? और यह औषधीय गोली लेने के बाद ये शाओतुन को लगा कि अब वह इन औषधीय गोलियों के बिना नहीं रह सकता। हाँ, ये जूनियर मार्शल अंकल ने जूनियर मार्शल भतीजे ये के लिए विशेष रूप से परिष्कृत किया है। क्या जूनियर मार्शल भतीजा संतुष्ट है? लिन फैन ने शांत निगाहों और मुस्कान के साथ पूछा। संतुष्ट? ये शाओतुन ने सिर हिलाया। इस समय एक अनुरोध होने के कारण वह केवल दूसरे पक्ष की बात मान सकता था। यह अच्छी बात है।
अगर जूनियर मार्शल भतीजे को संतुष्टि मिल जाए तो जूनियर मार्शल अंकल निश्चिंत हो सकते हैं, लिन फैन ने कहा। जूनियर मार्शल अंकल लिन, इस बार ये शाओतुन कुछ औषधीय गोलियां मांगने ही वाला था और उसने औषधीय गोलियों के लिए जड़ी बूटियां खुद देने की भी तैयारी कर ली थी। लेकिन जैसे ही ये शाओतुन ने अपना मुंह खोला, लिन फैन ने उसे बीच में ही रोक दिया। जूनियर मार्शल भतीजे, जूनियर मार्शल अंकल आपकी मंशा समझते हैं। हालांकि इस गोली को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल है और ज़रूरी जड़ी बूटियां बेहद कीमती हैं। लेकिन जूनियर मार्शल भतीजे की शारीरिक छिपी हुई बीमारी को ठीक करने में मदद करने के लिए जूनियर मार्शल अंकल की यह सारी मेहनत बेकार नहीं जाती। ये रही 4 गोलियां, इन्हें कम से कम इस्तेमाल करना। अगर बाद में आपकी गोलियां खत्म हो जाएं, तो आप जूनियर मार्शल अंकल के पास आकर और ले सकते हैं। लिन फैन ने 4 औषधीय गोलियां निकाली और हैरान ये शाओतुन को दे दीं। ये शाओतुन को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसे बिना कुछ कहे औषधीय गोलियां दे देगा। उसकी राय में लिन फैन उसके लिए मुश्किलें ज़रूर खड़ी कर देगा, यहाँ तक कि उसे उन्हें खरीदने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च करने पर मजबूर कर देगा। यहाँ तक आते आते उसने ये सब सोच लिया था। सह सको तो सह लो, खरीद सको तो खरीद लो। लेकिन अब अपनी हथेली में 4 औषधीय गोलियां देखकर ये शाओतुन बोल नहीं पा रहा था। जाओ, लिन फैन ने हल्के से हाथ हिलाया जिससे ये शाओतुन खुद ही चला गया। ये शाओतुन का मन अभी भी थोड़ा उलझा हुआ था। जूनियर मार्शल अंकल लिन, आप मुझे ये ऐसे ही दे रहे हैं? बिना किसी शर्त के? ये शाओतुन ने अविश्वास से पूछा। ये शाओतुन की आंखों में, लिन फैन के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सिर्फ एक बुजुर्ग ही अपने जूनियर की देखभाल करते समय दिखा सकता है। जूनियर मार्शल भतीजे, आपको याद रखना चाहिए, हमारी ज़मीन संत संप्रदाय के अंतर्गत आती है। हालांकि इस जूनियर मार्शल चाचा ने अपनी शाखा स्थापित कर ली है, फिर भी वह संत संप्रदाय का ही हिस्सा हैं। अब जब आप मुश्किल में हैं, तो ये जूनियर मार्शल चाचा आपके लिए कुछ औषधीय गोलियां परिष्कृत कर रहे हैं, मैं मुआवजा कैसे मांग सकता हूँ? ... ये शाओतुन ने लिन फैन को जटिल नज़रों से देखा, फिर सिर हिलाया और चला गया। ये शाओतुन के जाने के बाद लिन फैन मुस्कुराया। आखिरकार इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। इसे उथले से गहरे तक जाना होगा और अंततः ड्रैगन पर प्रहार करना होगा। इसलिए शाओतुन को कम समय में जीतना इतना आसान नहीं है, लेकिन लिन फैन का मानना है कि जब तक वह दृढ़ रहेगा, ये शाओतुन अंततः उसके अधीन हो जाएगा। समय उड़ता चला गया, इसे रोकना असंभव था। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। नामहीन शिखर संत संप्रदाय के भीतर एक साधारण शिखर था, और जैसे जैसे समय बीतता गया, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की गपशप अब नामहीन शिखर के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी। इस दिन लिन फैन अपने लकड़ी के घर से बाहर आया और अपना एकांतवास समाप्त किया। 1 महीने के एकांतवास के दौरान रसायन विद्या पर शोध करने के अलावा लिन फैन ने अपनी ज्ञात साधना तकनीकों को भी व्यवस्थित किया। साथ ही उसने अपनी साधना की उपेक्षा नहीं की। लिन फैन जानता था कि जुबानहुआंग विश्व में पूर्ण शक्ति के बिना व्यक्ति अंततः एक चींटी की तरह महाविपत्ति के सामने शक्तिहीन हो जाएगा। जब भी वह संत दानव संप्रदाय में अपने वरिष्ठ भाइयों की दुखद मृत्यु के बारे में सोचता, लिन फैन आह भरता, सोचता कि वह कब अपनी सीमाओं को तोड़ पाएगा और कैंगलिंग महाद्वीप लौटने के लिए उस देहांतरण चिन्ह को खोज पाएगा। निराकार स्वर्गीय दानव दूसरे लोक में ही रहा, जबकि तलवार का इरादा पहले ही दूसरे लोक में प्रवेश कर चुका था। हालांकि उनकी साधना अभी भी सहज प्रारंभिक अवस्था में ही थी। औषधीय गोलियां लेने से प्राप्त अनुभव अब सहज प्रारंभिक अवस्था के लिए आवश्यक विशाल अनुभव की तुलना में एक बूंद के समान था, जिसका उल्लेख करना भी मुश्किल था। लिन फैन को भारी मात्रा में औषधीय गोलियां चाहिए थीं, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां। अगर यह वास्तव में पर्याप्त नहीं था, तो लिन फैन ने कुछ अनुभव के लिए संप्रदाय छोड़कर निषिद्ध भूमि जाने की योजना बनाई। हालांकि उन निषिद्ध भूमियों तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, अगर उस क्षेत्र को पार करने के लिए संप्रदाय की विशाल नाव न होती। इस महीने के दौरान ये शाओतियान एक बार वहां गए थे। चूंकि लिन फैन एकांतवास में थे, इसलिए उन्होंने औषधीय गोलियां झांग एर्गो को दे दी थीं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि झांग एर्गो और फैंग बुजुए कैसे हैं। भाई दा फैंग की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कितनी गोलियां ली थीं। इस बार एकांतवास से बाहर आकर लिन फैन ने संप्रदाय के धर्मग्रंथ मंडप में जाकर कुछ साधना तकनीकें और कीमिया के नुस्खे ढूंढने की योजना बनाई। अगर उसे मध्यम और उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां मिल जाएं, तो ये भी अच्छी बात होगी। लिन फैन भाई दा फैंग को बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन अनगिनत प्रयोगों के बाद अंततः वह सफल रहा। लिन फैन के अनुसार कुछ सफल प्रयोग की गई औषधीय गोलियां बिल्कुल भी नहीं खाई जा सकती थीं, क्योंकि वे सभी औषधीय गोलियां थीं जिनके सेवन से निश्चित मृत्यु हो जाती थी। संत संप्रदाय धर्मग्रंथ मंडप, यहीं पर संत संप्रदाय ने शिष्यों को साधना तकनीकें चुनने की अनुमति दी। हालांकि लिन फैन ने अपना संप्रदाय स्थापित किया था, फिर भी उसे एक संप्रदाय शिष्य के रूप में साधना तकनीकें चुनने का अधिकार था। साथ ही वह उन सभी लाभों का आनंद ले सकता था जो संप्रदाय शिष्य प्राप्त कर सकते थे।
इसके लिए लिन फैन बहुत आभारी था और यह सोचकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका कि उसने उस मार्ग से देहांतरण करके एक अच्छे संप्रदाय में प्रवेश किया है। संत दानव संप्रदाय एक अच्छा संप्रदाय था, लेकिन उसका विनाश हो गया। लिन फैन के विचार में संत संप्रदाय अभी भी एक अच्छा संप्रदाय था और वह केवल यही आशा करता था कि संत संप्रदाय सुरक्षित और स्वस्थ रहे। साधना तकनीकों की संख्या किसी व्यक्ति की शक्ति का निर्धारण नहीं करती, बल्कि अपने लिए उपयुक्त साधना तकनीकों को चुनने की आवश्यकता का निर्धारण करती है। शरीर शोधन साधना तकनीक अमर दानव शरीर एक अवरोध काल में प्रवेश कर चुकी थी। मायावी गति तकनीक भी अगले लोक में प्रवेश करने वाली थी, जिसका अर्थ था उत्परिवर्तन से गुजरना। लिन फैन ये देखने के लिए उत्सुक था कि यह किस रूप में बदलेगा। लिन फैन ने अपनी व्यवहारिक स्थिति का भी सारांश दिया। वह निकट युद्ध के लिए उपयुक्त था, जबकि क्यूई अस्त्र के साथ वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। खासकर जब ब्रह्मांड को मोड़ना दिव्य क्षमता यिन और यांग में बदल गया तो यह और भी असामान्य हो गया। झाना फुजू फिंगर एक निकट सीमा वाली उंगली तकनीक। ब्लैक टाइगर स्टीव्स हॉट एक निकट सीमा वाली ग्रैपलिंग तकनीक। क्रॉच किकिंग फुट एक निकट सीमा वाली पैर तकनीक। इस सफाई के बाद वह जो कुछ भी जानता था वह अधिकांशतः निकट युद्ध था, इसलिए अब साधना तकनीक चुनते समय उसे कुछ निकट सीमा वाली तकनीकें भी चुननी चाहिए। उपरोक्त साधना तकनीकों का दुश्मनों पर क्रूरतापूर्वक परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन वे अपने लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती हैं। अगर उसे भविष्य में दूसरों के साथ युद्ध करना पड़े तो उसे अभी भी कुछ और पारंपरिक पुस्तकों की आवश्यकता होगी। धर्मग्रंथ मंडप में प्रवेश करने के बाद लिन फैन संत संप्रदाय के विशाल संग्रह को देखकर दंग रह गया। अंतहीन किताबों की अलमारियों ने ऐसा महसूस कराया मानो वे पुस्तकों के सागर में हों। एक महान संप्रदाय वास्तव में एक महान संप्रदाय होता है जिसकी विरासत सचमुच गहन होती है। लिन फैन फिर पुस्तकों के सागर में डूब गया, खुद को बाहर नहीं निकाल पाया। डिंग गहन श्रेणी निम्न श्रेणी की उंगली तकनीक क्रैकिंग अर्थ फिंगर की खोज के लिए बधाई। डिंग पीली श्रेणी उच्च श्रेणी की तलवार तकनीक स्प्रिंग ऑटम स्वॉर्ड तकनीक की खोज के लिए बधाई। डिंग गहन श्रेणी मध्यम श्रेणी की कृपाण तकनीक बुचर डिंग का कौशल की खोज के लिए बधाई। हर बार जब वह किसी साधना तकनीक को छूता तो उसका विवरण लिन फैन के मन में उभर आता। इसलिए धर्मग्रंथ मंडप में कुछ शिष्यों ने इस अजीब व्यक्ति को एक पुस्तक को छूते और फिर उसे वापस उसकी मूल जगह पर धकेलते हुए देखकर उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। हालांकि कुछ बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने लिन फैन को पहचान लिया। हालांकि वे संदेह से भरे हुए थे, फिर भी उन्होंने मजाक करने की जरा भी हिम्मत नहीं दिखाई। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर उन्होंने उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत की होती तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी मौत कैसे हुई। डिंग पीली श्रेणी की निम्न श्रेणी की मुट्ठी तकनीक 7 संतों की मुट्ठी की खोज के लिए बधाई। ये सबसे निम्न श्रेणी की साधना तकनीक थी जिसे लिन फैन ने छुआ था। जैसे ही वह उसे वापस धकेलने वाला था, नीचे दिए गए संकेत ने लिन फैन का दिल थोड़ा कांप उठा। डिंग छिपे हुए नक्शे 7 संतों का नक्शा की खोज के लिए बधाई। इस समय लिन फैन को अपने बैग में रखे 7 संतों के खजाने के नक्शे की याद आई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। मो येशुआन के हाथों से 7 संतों के खजाने का नक्शा छीनने के बाद लिन फैन ने, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उस पर क्या लिखा है, उसे कूड़े की तरह अपने बैग में फेंक दिया। अब 7 संतों की मुट्ठी में 7 संतों के नक्शे की खोज का इस 7 संतों के खजाने के नक्शे से संबंध जरूर होगा। लिन फैन ने शांति से 7 संतों की मुट्ठी निकाली, फिर जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था उसे अपने बैग में रख लिया। इसके बाद लिन फैन ने खोज जारी रखी। चूंकि वह यहाँ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अपने लिए उपयुक्त 1 या 2 साधना तकनीकें ढूंढनी ही थीं। अंततः लिन फैन ने एक साधना तकनीक चुनी। उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसे एक पृथ्वी स्तर निम्न श्रेणी की साधना तकनीक बढ़ती ज्वार शक्ति मिल गई। ये साधना तकनीक लिन फैन को साधारण लग रही थी, लेकिन इसकी खासियत यह थी कि इसके उच्चतम साधना क्षेत्र में एक हथेली के प्रहार से शक्ति की 9 परतें जमा हो सकती थीं। इस परतदार शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिन फैन के हाथों में किसी भी साधना तकनीक में असीम सुधार किया जा सकता था। वह सोच रहा था कि इस उफनती ज्वार शक्ति को वह कितनी परतों तक बढ़ा पाएगा। लिन फैन भी मन ही मन खुश था, ये जानते हुए कि अगर उसकी अकाल मृत्यु नहीं हुई तो उसका भविष्य निश्चित रूप से बहुत आगे जाएगा। शास्त्र मंडप से नामहीन शिखर पर लौटने के बाद लिन फैन तुरंत शोध में जुट गया। डिंग उफनती ज्वार शक्ति की खोज के लिए बधाई। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? सीखो। डिंग पृथ्वी श्रेणी निम्न श्रेणी साधना तकनीक उफनती ज्वार शक्ति स्तर 1 सीखने के लिए बधाई। लिन फैन किसी भी साधना तकनीक को दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से सीखता था। जहां दूसरों को साधना तकनीकों को समझने में बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा, वहीं लिन फैन ने इस बाधा को आसानी से पार कर लिया। अगर दूसरे शिष्यों को ये पता होता तो शायद वे खून की उल्टी करके मर जाते।
फिर लिन फैन ने 7 संतों की मूर्ति निकाली और उसे फाड़ दिया। अंदर से एक नक्शा निकला, और जैसे ही लिन फैन ने यह नक्शा देखा, वह उस पर मोहित हो गया। यह एक नक्शा था और इस नक्शे के ऊपर 3 अक्षरों ने लिन फैन की आंखें चौंधिया दी थीं। पूर्वी आत्मा महाद्वीप। इस समय लिन फैन को आखिरकार समझ आया कि संत दानव संप्रदाय के कुछ प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी वह 7 संतों के खजाने के नक्शे पर अंकित स्थानों का पता क्यों नहीं लगा पा रहा था। पता चला कि इस नक्शे पर अंकित स्थान पूर्वी आत्मा महाद्वीप में थे। उसी समय लिन फैन को यह भी पता चला कि इस 7 संतों के खजाने के नक्शे का मालिक उस युग में रहा होगा जब जुवानहुआंग दुनिया को सर्वोच्च द्वारा अलग कर दिया गया था। नक्शे पर कुछ स्थानों को याद करने के बाद लिन फैन ने उसे अपने बैग में रख लिया। संप्रदाय गुरु, मेरी मदद करो। तभी संप्रदाय के बाहर से एक पीड़ा भरी चीख सुनाई दी। इस चीख की आवाज़ सुनकर लिन फैन के माथे पर बल पड़ गए। उस आवाज़ से उसे पता चल गया कि यह सुअर जैसी चीख झांग एगो की थी।